हे गाइस, वेलकम बैक टू नॉलेज एज ए हंटर्स। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी शानदार चल रही होगी। आपको तो पता ही है कि हम PT 365 की सीरीज़ को कर रहे थे, जिसमें हमने ऑलरेडी जितने भी सब्जेक्ट की PT 365 थी कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हमें पता है कि अपडेटेड मटेरियल आता है, जिसके 2 पार्ट आते हैं, फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा सेकंड पार्ट आया है, वो हमने स्टार्ट किया था। कल हमने पॉलिटी को पढ़ा था, आज हम इकोनॉमी को पढ़ रहे हैं। अब आप बोलेंगे मैम इकोनॉमी क्यों, अभी तो इंटरनेशनल रिलेशंस भी रह गए। हाँ, इंटरनेशनल रिलेशंस रह गए हैं, बट आपको तो पता ही है कि अभी हमारे पास में जो टाइम है वो कितना ज़्यादा क्रूशियल है। तो पहले वो सेक्शंस हम कंप्लीट करेंगे जो बहुत 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 इम्पॉर्टेंट हैं हमारे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर ऐसा हुआ कि अगर हम पूरा कंप्लीट ना भी कर पाए PT 365 या फिर अपना जो अपडेटेड मटेरियल है, तो कम से कम वो सारी चीज़ें तो कंप्लीट रहें जो हमें लगता है कि भाई ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें तो छोड़ना नामुमकिन है, राइट। तो हमें पता है कि इकोनॉमी है, इन्वायरमेंट है, पॉलिटी है, साइंस एंड टेक है, ये कुछ ऐसे टॉपिक्स, ऐसे सेक्शंस हैं जिनसे क्वेश्चन बनना ज़रूरी है। हमें पता है बनेगा ही बनेगा, तो क्यों ना उन्हीं सेक्शन को पहले हम कंप्लीट कर लें। इसीलिए आज हम कर रहे हैं इकोनॉमी एंड आई होप कल हम इन्वायरमेंट को कंप्लीट करेंगे। चलो, तो बातचीत तो बहुत हो गई, टाइम कम है तो बातचीत कम ही कर रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अपनी इकोनॉमी को, ठीक है। इकोनॉमी का जब भी हम पढ़ते हैं, अपना सेक्शन पढ़ते हैं इकोनॉमी का, तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं कि भाई हमारे देश दुनिया में ग्रोथ कैसी चल रही है, डेवलपमेंट कितना हो गया, पावर्टी एलिवेशन के लिए हमने क्या क्या किया है। क्योंकि हमें पता है कि जैसे ही हम आज़ाद हुए थे वैसे ही हमें पता है कि हमारे देश की हालत कैसी थी। हमारी ग्रोथ बहुत कम हो रही थी, डेवलपमेंट के नाम पे हमारे पास में कुछ भी नहीं था, पॉवर्टी इतनी ज़्यादा थी जो कि आज तक हम हटा नहीं पा रहे हैं। अभी भी हम कोशिश ही कर रहे हैं कि हमारा देश जो है वो डेवलप हो जाए। अभी भी हम डेवलपिंग में ही आते हैं, डेवलप्ड कंट्री में हमारा नाम नहीं आ पा रहा है, तो कोशिश जारी है। तो देखते हैं कि अब इस बार हमने क्या क्या किया है। इस बार सबसे पहले जो हमें पढ़ना है वो है DBT। DBT क्या है? यह डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर्स। आई नो हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिसने ये जो स्कीम है हमारी DBT, इसका कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में इसका यूज़ ना किया हो। कैसे भी, चाहे हमें कोई सब्सिडी मिलती हो, चाहे हमारे पास कोई पेंशन आ रही हो, चाहे हमारे पास कुछ भी हो, हमारी फैमिली में या हम में कहीं ना कहीं से किसी ना किसी एंगल से हमें ये DBT का बेनिफिट मिला ही मिला है। तो आखिर ये क्या होता है, हम में से हर कोई वैसे तो जानता ही है, लेकिन इसको पढ़ना ज़रूरी है। चलो पढ़ते हैं। DBT क्या है? देखो, वैसे तो नाम से ही क्लियर हो रहा है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। मतलब जो भी हमारे बेनिफिट के लिए जो ट्रांसफ़र हो रहा है वो डायरेक्टली हमें आएगा, हमारे पास में आएगा, सरकार डायरेक्टली हमें ही देगी। बीच में जो मिडिल पर्सन है उनके पास में पैसा नहीं जाएगा। ये हमारी स्कीम है। अच्छा, न्यूज़ में क्यों है ये स्कीम? तो काफ़ी पुरानी है। न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसलिए है कि हमारी इंडिया ने, हमारी प्यारी इंडिया ने लगभग 27 बिलियन डॉलर, इतना ज़्यादा पैसा क्या किया है, बचाया है। ठीक है, हमने जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम्स कई सारी चलती हैं जिसके तहत क्या होता है, हमारी सरकार डायरेक्टली पैसा जो है वो हमारे बैंक अकाउंट में देने लगी है, राइट। कई सारे भत्ता मिल जाता है, कई सारे हमें देखते हैं सब्सिडी मिल रही है, कई सारे फंड मिल रहे हैं, तो अलग अलग तरीके से हमारे पास में पैसा आ रहा है, हमारे बैंक अकाउंट में पैसा आता है। तो पहले क्या होता था ना कि ये जो पैसा है ये बीच में मिडिल पर्सन होते थे वो ले लेते थे, वो हमें हमारे बैंक अकाउंट में देते थे। तो होता ये था कि हमारे पास में आना 100 रुपये होता था और आते सिर्फ 10 रुपये हैं, बीच में ही पैसा कट जाता था, करप्शन इतना हो रहा था। तो इसको बचाने के लिए क्या किया गया कि अब डायरेक्टली सरकार हमें ही पैसा दे रही है। नहीं, मिडिल पर्सन को हम पैसा देंगे ही नहीं, हम किसी पर्सन को बीच में डालेंगे ही क्यों जो पैसा काटे। हमें 100 रुपये दे रहे हैं, हम डायरेक्ट अपने जो भी पर्सन है, जो बेनिफिशियरी है, उसके अकाउंट में ही देंगे। तो ये जो स्कीम है ये है DBT। अच्छा जी, अब इसको और समझ लेते हैं डिटेल में, बिल्कुल समझेंगे। चलो, तो DBT क्या है? ये लॉन्च हुई थी 2013 में, अभी नहीं हुई है, ठीक है। 10 साल लगभग हो चुके हैं इसको लॉन्च हुए। अब इसमें क्या होता है कि जो गवर्नमेंट के बेनिफिट्स हैं, ठीक है, जो भी फंड देना है, जो भी पैसा देना है, वो गवर्नमेंट अपने बेनिफिट्स जो हैं वो ट्रांसफ़र करती हैं डायरेक्टली ऐसे अकाउंट में जो कि सिटीजन का आधार कार्ड इनेबल्ड बैंक अकाउंट है। मतलब बैंक अकाउंट में हम देखते हैं ना, कोई भी बैंक में चले जाओ, अकाउंट खुलवाओगे तो आधार कार्ड तो लगेगा ही लगेगा। तो ऐसे अकाउंट जिसमें आधार कार्ड लगा हुआ है, उन बैंक अकाउंट में क्या होता है, डायरेक्टली पैसा
पैसा सरकार से आ जाता है। लेकिन ये डीबीटी में आधार मैंडेटरी नहीं है। आधार जो है यूज़फुल तो है कि हमें देखना है कि भाई कौन सा पर्सन है जो कि एलिजिबल है हमारे बेनिफिट को लेने के लिए, तो ये यूज़फुल तो है, इसको एनकरेज भी हम करते हैं कि आधार का यूज़ किया जाए, बट मैंडेटरी होना नहीं, मैंडेटरी ये नहीं है। डीबीटी मिशन की बात करें तो मिशन जो है ये रिलेटेड किससे है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से रिलेटेड है। ठीक है, 2015 से ये मिशन किससे रिलेटेड हो गया है, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट से ये मिशन रिलेटेड है। अब ये डीबीटी क्यों आया, ठीक है, इतनी हम मेहनत क्यों कर रहे हैं, ये डीबीटी को लेकर आ रहे हैं, क्यों भाई लेके आए हैं डीबीटी? कुछ ऑब्जेक्टिव्स तो होंगे, जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो भाई, रात दिन एक कर दिया, अभी पता ही नहीं चल रहा है कब दिन निकल रहा है कब रात हो रही, कुछ पता नहीं चल रहा है, बस पढ़ाई 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 कर रहे हैं, राइट? इतनी मेहनत कर रहे हैं क्योंकि आपके प्रीलिम्स आने वाले हैं, तो आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स है ना जिसके लिए तो आप ये कर रहे हो। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि भाई एकदम से भूत चढ़ गया कि भाई पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी नहीं, पेपर वेपर कुछ नहीं देना, बस पढ़ाई करनी है, ऐसा तो नहीं होता ना। आपके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिसके लिए आप पढ़ाई कर रहे हो, तो ये डीबीटी लाने के पीछे भी कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं। क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं? सबसे पहली बात क्या कर रहे हैं कि जो अलग अलग लेवल्स हमने बताया कि बीच में मिडिल पर्सन्स होते हैं वो पैसा काट लेते हैं, उसको ख़त्म करना था। ठीक है, जो डुप्लीकेशन हो रहा था, ठीक है, जो पर्सन है एक पर्सन दो तीन तीन बार पैसा ले रहा है वो ना हो पाए। ठीक है, पेमेंट में डिले ना हो, जैसे पेमेंट सरकार है अब उन्होंने दे दिया, अगर मई में पेमेंट उन्होंने रिलीज़ किया है तो मई में ही पहुंच जाए, ऐसा ना कि मई में 2023 में रिलीज़ किया है पेमेंट और वो पहुंचा 2025 में पर्सन के पास में, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और एक्यूरेट टारगेटिंग हो सके कि कौन पर्सन बेनिफिशियरी है कौन पर्सन नहीं है। अच्छा जी, ये भी बात समझ में आ गई। अब कौन सी स्कीम्स हैं जो डीबीटी में कवर होती हैं? तो एक तो कैश ट्रांसफ़र होता है, एक होता है काइंड ट्रांसफ़र, दोनों इसमें कवर हैं। जब कैश बेनिफिट ट्रांसफ़र होते हैं, ठीक है, अलग अलग रूट से ट्रांसफ़र होते हैं बेनिफिशियरी के पास में। डायरेक्ट ट्रांसफ़र बेनिफिशियरी के लिए कैसे होता है, स्टेट ट्रेजरी अकाउंट से बेनिफिशरीज़ के लिए। अब जैसे पहल है, मनरेगा है, तो ये कुछ स्कीम्स है, इसमें पैसा आता है, किसके पास आता है, बेनिफिशरी के पास में। किससे के जरिए आ रहा है, डीबीटी के जरिए आ रहा है। कुछ बेनिफिट्स काइंड्स में भी होते हैं जो इंटरमीडिएट एजेंसी के द्वारा ही दिए जाते हैं। इंडिविजुअल बेनिफिशरी जो है ये गुड्स और सर्विसेज जो मिल रही है वो फ्री ऑफ कॉस्ट से मिलती हैं, जैसे हमें मिलता है ना, मिड डे मील मिल रहा है, पीडीएस मिल रहा है, तो ये जो चीज़ें हैं ये क्या है, काइंड ट्रांसफ़र होती हैं। कैश हमें पता है कैश कैसे आ रहा है, बैंक अकाउंट से आ रहा है, तो ये जो डीबीटी है ये कैश के लिए ज़्यादा अप्लाई हो रही है। अच्छा जी, ओके, कुछ की टर्म्स हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं जो ग्रोथ और डेवलपमेंट से रिलेटेड हैं और अभी चर्चा में रही, तो हो सकता है भाई कोई ना कोई टर्म आ जाए, पूछ लें हमसे प्रीलिम्स में, तो हम इनको भी तैयार कर लेते हैं। सबसे पहला हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। मैम ये रेट ऑफ ग्रोथ भी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई होने लगी क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक टर्म है, इसका मतलब कुछ और है। ये नहीं है कि भैया आप जो रेट ऑफ ग्रोथ है इसके भी रिलीजन बन गया, अभी ये भी कोई भगवान को पूज रहा, कोई किसी भगवान को पूज रहा, इसलिए इनका नाम ऐसा हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, एक इंडियन इकोनॉमिस्ट हैं राज कृष्णा, उन्होंने ये टर्म दिया है जिनका नाम है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। 1982 में ये टर्म दी गई थी। अभी टर्म तो दे दी, लेकिन ये हमारे लिए ज़रूरी क्या है जानना कि ये टर्म जो है ये है क्या, इसका मतलब क्या है। क्या ये हिंदू है इसलिए इसका ये नाम है, या किसी हिंदू इकोनॉमिस्ट ने ये नाम दिया इसलिए इसका नाम हिंदू है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि ग्रोथ रेट जो है किसी पीरियड में, ठीक है, वो स्टेगनेंट हो गई है। 4% से ज़्यादा कभी ग्रोथ रेट बढ़ ही नहीं रही है, बहुत लंबा समय हो गया है, लेकिन ग्रोथ जो है वो 4% से ज़्यादा हो ही नहीं रही है, तो उस पीरियड को कह दिया है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, यहाँ पे क्राइसिस दिखाया जा रहा है कि कभी ऐसा हो गया कि सरकार बदल गई है, ठीक है, वॉर हो रहे हैं, फेमाइन आ गई है, क्राइसिस हो गई, जिसकी वजह से ग्रोथ ऐसा नहीं बढ़ पाई है, तो इसीलिए इसका नाम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ रख दिया गया है। इसमें रिलीजन का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट जो हमारा टर्म है वो क्या है, वो है मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे। जो नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस है उन्होंने क्या किया है, मल्टीपल इंडिकेटर सर्वे किया है। इसका 78th राउंड किया गया है, जिसमें हम एसडीजी इंडिकेटर्स हैं, माइग्रेशन है, इसके रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, और टर्म क्या है, और जो टर्म है वो है के शेप्ड रिकवरी। के शेप्ड रिकवरी जो हमने देखा ना पेंडेमिक के बाद से ही ये जो रिकवरी के शेप्स हैं ये बहुत न्यूज़ में रहे, राइट? तो ये अलग अलग शेप जो है वो उस तरीके से रिकवरी हुई है, जिसको हम जान लेते हैं थोड़ा डिटेल में। अच्छा जी, तो अलग अलग शेप इसमें बने हुए हैं रिकवरी के। पहला है वी शेप्ड है, यू शेप्ड है, शूश, ठीक है, जेड शेप, डब्ल्यू शेप एंड एल शेप है। तो
दो वी शेप जो रिकवरी होती है इसमें क्या है, इकोनॉमी तो रिकवरी कर रही है बट एक्टिविटी जो है वो परमानेंटली खत्म हो गई भाई, एक्टिविटी नहीं हो रही, इकोनॉमी रिकवर कर लिया पर कोई एक्टिविटी नहीं हो रही है। यू शेप्ड में क्या है कि रिकवरी तो हो रही है लेकिन जो वी शेप्ड में जिस तरीके से रिकवरी हो रही थी उससे थोड़ा स्लो रिकवरी कर रही है। शूज़ क्या है कि रिकवरी जो है वो लॉन्गर है, लंबे समय तक हो रही है वी से, फास्टर हो रही है यू से, ठीक है। अच्छा जेड शेप में क्या है कि स्पेंडिंग जो है वो बढ़ गई है, जीडीपी में जो फ्यूल की स्पेंडिंग है वो अभी और बढ़ गई है। अच्छा डब्ल्यू शेप में क्या है कि रिस्ट्रिक्शंस हटा दी गई बहुत जल्दी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इकोनॉमी पैरालाइज होती हुई नज़र आ रही है। एल शेप में क्या है कि कभी भी इकोनॉमी पूरी तरीके से रिकवर ही नहीं हो पाएगी, जो पहले इकोनॉमी थी वो फिर से वैसी हो ही नहीं पा रही है, ठीक है, एकदम से चरमरा गई है हमारी इकोनॉमी। ये होता है एल शेप्ड। अब ये तो सब शेप हमने समझ लिए, लेकिन चर्चा में है के शेप्ड। के शेप्ड में क्या हो रहा है, जो हमारी इकोनॉमी थी कोविड से पहले इस लेवल पर, रिसेशन आया नीचे आती रही, उसके बाद में रिकवरी हो रही तो कुछ चीज़ें ऊपर जाती हुई नज़र आ रही हैं, कुछ चीज़ें नीचे जाती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी हैं जो कि रिकवर कर रही हैं बहुत ही फास्टेस्ट, लेकिन कुछ इंडस्ट्री ऐसी हैं जो कि रिकवर कर नहीं पा रही हैं, उनकी रिकवरी अब नीचे ही जाती जा रही है। तो रिकवर कौन सी कर रही हैं, जैसे टेक्नोलॉजी, हमने देखा ना कि लॉकडाउन लगा, सारी चीज़ें ऑनलाइन होने लगी, जिसके पास में फ़ोन नहीं था उसने फ़ोन खरीदे, जिसके पास में नेट नहीं था उसने नेट खरीदा, मतलब क्या कि टेक्नोलॉजी का बहुत यूज़ होने लगा, राइट। तो ये इंडस्ट्री के तो वाह वाह हो गई भाई, इसने तो मज़े कर लिए, इसकी तो ग्रोथ और बढ़ गई। जो लोग आज लैपटॉप लेने वाले नहीं थे उन्होंने भी लैपटॉप ले लिया, जिसके पास पैसा नहीं था उसने उधार लेकर लैपटॉप ले लिया, बट लैपटॉप लिया क्योंकि एजुकेशन थी, बिजनेस करना था, सारे काम ऑनलाइन हो गए, तो इनकी तो ग्रोथ बहुत हाई फाई होने लगी। लेकिन वहीं पर बात करें ट्रैवल की, कौन घूमने जाएगा भैया, अपने घर में रहो, सबसे पहली बात कही जा रही थी घर में बंद रहो, बाहर घूमने की जरूरत नहीं है, फालतू में कोरोना हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बहुत सारी बातें होने लगी, ठीक है। लॉकडाउन लग गया, घर से बाहर निकलना ही नहीं है, तो ट्रैवल कहाँ से करोगे, कौन जाएगा गोवा दिल्ली, कोई नहीं जाएगा, अपने घर में रहोगे, तो ट्रैवल की तो बैंड बज गई। ऐसे ही सॉफ्टवेयर बहुत ज़्यादा हाई फाई चलने लगे, ठीक है। जैसे हमने देखा था कि कई सारे ऑनलाइन क्लासेस के लिए एप्लीकेशंस आ गए थे, एकदम से नए नए एप्लीकेशंस है, बहुत सारे ऐप्स लॉन्च हो गए, क्यों, क्योंकि उस टाइम पे बहुत डिमांड थी, ठीक है। जो एग्जिस्टिंग ऐप्स थे वो इतना ज़्यादा लोड ले ही नहीं पा रहे थे, नए नए उनके लिए अपॉर्चुनिटी आ गई, नए नए ऐप्स जो हैं वो लॉन्च हुए और हिट भी हो गए, तो उनके तो वाह वाह हो गए, उनके तो मज़े मज़े हो गए। लेकिन बात करें हॉस्पिटैलिटी की, फूड सर्विसेज की, तो वो ख़त्म हो गए, ठीक है, वो अभी भी रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। आज भी हम खाना खा रहे हैं अगर बाहर जाकर, तो हमें अभी भी डाउट है कि पता नहीं इन लोगों ने कैसे बनाया होगा, कहीं ऐसा तो नहीं था कोई पर्सन है उसको कोई इन्फेक्शन हुआ हो, कोरोना अगर नहीं है तो कहीं और कोई इन्फेक्शन सुना हो। तो अब जो है लोग बहुत सजग हो गए हैं किसी भी काम के लिए, तो ये जो रिकवरी है वो नहीं हो पा रही है। तो मतलब क्या, के शेप्ड में क्या है कि कुछ तो इंडस्ट्री है वो सुपर फास्ट स्पीड से ग्रो कर रही हैं, बट कुछ ऐसी इंडस्ट्री हैं जो कि ग्रो नहीं कर रही है बल्कि वो नीचे गिरती ही जा रही हैं, ठीक है। ओके, तो ये बात हमारी हो गई ग्रोथ की। नेक्स्ट बात करते हैं फिस्कल पॉलिसी की। नहीं, इसमें फिसलेंगे नहीं हम, ये तो फिर क्या है, इसका नाम फिस्कल पॉलिसी क्यों है, कौन फिसल जाता है इसमें, चलो जानते हैं। देखो फिस्कल पॉलिसी का मतलब है कि कुछ रिलेटेड है पैसे से, ठीक है, हमारे मनी से रिलेटेड कोई चीज़ इसमें है। इसमें पहले बात करते हैं डायरेक्ट टैक्स की। टैक्सेशन चैप्टर आपने पढ़ ही लिया होगा, आई होप आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है ना तो फटाफट पढ़ लेना चैप्टर, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं। उसी में एक टॉपिक हमारा डायरेक्ट टैक्स का रहता है, जो हम स्टैटिक बुक में पढ़ते हैं, कोई भी बुक पढ़ लो, कोई भी नोट्स पढ़ लो, होगा ही होगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स होते ही होते हैं। तो अब डायरेक्ट टैक्स चलो हम उसमें पढ़ते हैं, बट अभी इसमें क्यों पढ़ रहे हैं, करंट अफेयर पढ़ रहे हैं मैम, स्टार्ट थोड़ा ना पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स क्यों पढ़ा रहे हो, तो ये कुछ न्यूज़ है भाई, न्यूज़ में रहे हैं डायरेक्ट टैक्स, इसके लिए हम डायरेक्ट टैक्स को पढ़ रहे हैं। अच्छा क्या न्यूज़ थी, क्यों चर्चा में रहे, ये जानते हैं। तो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि हम नई ट्रैकिंग फीचर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे, जिससे कि हमारा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है इसका टैक्स बेस वाइड हो जाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से हम टैक्स ले सकें। एक ही पर्सन से बहुत ज़्यादा टैक्स नहीं लेना है, लेकिन बहुत सारे लोगों से थोड़ा थोड़ा टैक्स लेना है, ये हम करना चाहते हैं। और इसके लिए ट्रैकिंग फीचर्स को इंट्रोड्यूस करने की बात कही है किसने, हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने। और ये जो हम टैक्स लेंगे कैसा होगा, डायरेक्ट होगा, इसलिए डायरेक्ट टैक्सेस रहे चर्चा में। अच्छा और बात करें, हाँ बिल्कुल करो। चलो, तो टैक्स बेस क्या होता है, टैक्स बेस का मतलब क्या है कि जो हमारा टोटल वैल्यू है, जितने भी एसेट्स के, जितने भी इनकम के, जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है, जिसको हम टैक्स लगा सकते हैं, हम नहीं लगाएंगे, नहीं आप भी नहीं लगाएंगे, कौन लगाएगा, हमारी टैक्सिंग अथॉरिटी, ठीक है। तो कोई टैक्सिंग अथॉरिटी जो है वो अगर टैक्स लगाती है किसी एसेट पे, किसी इनकम पे, किसी भी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे, तो वो सारा क्या होता है, टैक्स बेस होता है। डायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स वो होता है कि जो टैक्स कोई पर्सन
पे कर रहा है और उसका रिजल्ट, उसका इम्पैक्ट भी उसी पर्सन पर आ रहा है। जैसे इनकम टैक्स ले लो, इनकम टैक्स में आपका इनकम टैक्स कट गया, तो वो इनकम टैक्स किसने पे किया? भैया आपने पे किया, इनकम आपकी थी, तो पे कौन करेगा? पड़ोसी? नहीं, पड़ोसी नहीं करेगा, आप ही करेंगे, ठीक है। आपने वो पे कर दिया, लेकिन अब वो पैसा कम हुआ, आपको कम पैसा मिला, आपका पैसा कट गया, टैक्स में चला गया, तो उसका इम्पैक्ट किसने भुगता? आपने ही भुगता ना, आपको ही तो कम पैसे मिले। अभी आपके पास 30,000 रुपये और होते तो आप और कुछ ले लेते, लेकिन अब 30,000 तो वो टैक्स में दे दिए ना, तो उससे आप कुछ और नहीं ले पा रहे हैं, तो वो इम्पैक्ट भी आप पर पड़ रहा है। मतलब क्या कि डायरेक्ट पे भी आप कर रहे हैं और उसका जो इम्पैक्ट है वो भी आप पर पड़ रहा है। अगर ऐसा हो रहा है तो ये डायरेक्ट टैक्स होता है और ये प्रोग्रेसिव टैक्स है, ठीक है। मतलब अब प्रोग्रेसिव टैक्स क्या होता है? जितनी जितनी इनकम बढ़ती जाएगी उतना उतना आपको ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अब कोई पर्सन है जो कि बहुत कम पैसा कमा रहा है, उसको टैक्स माफ़ रहता है, वो टैक्स नहीं देगा। कोई पर्सन है जो करोड़ों में कमाई कर रहा है, तो उसको तो टैक्स देना पड़ेगा ना, वो भी बहुत ज़्यादा देना पड़ेगा। अब देखते हैं कि ये जो डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं ना, ये कौन सी अथॉरिटी देखती है, किसके पास में ये टैक्सेस जाते हैं, कौन बताता है कितना टैक्स किस पे जाएगा, कौन सी अथॉरिटी ऐसी है? तो उसका नाम है CBDT। मतलब क्या? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है, ठीक है। 1964 में ये बन गई थी। जब क्या हुआ था? जब सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो स्प्लिट हो गया था, ठीक है। उसके बाद में क्या बन के आई? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये देखती है कि डायरेक्ट टैक्स जो है वो कैसे लगाए जाएंगे, किस पर लगाए जाएंगे, कितना लगाया जाएगा और कैसे कलेक्ट किया जाएगा, ठीक है। अलग अलग पॉलिसीज़ बनाती हैं, सुपरवाइज करती है, पूरा जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उसको सुपरवाइज करती है। लेजिस्लेटिव चेंजेस अगर करने हैं, हमें कोई लॉ चेंज करना है DBT में या फिर आपके जो डायरेक्ट टैक्सेस हैं उसमें, तो ये करेगी, ठीक है। साथ ही साथ में टैक्स रेट को भी चेंज करेगी। इसके चेयरमैन होते हैं और 6 मेंबर्स भी इसमें होते हैं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर काम करती है। अच्छा, डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन कैसे होता है इंडिया में, क्या हालचाल है, चलो देखते हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स जो है, जो कि कंट्रीब्यूट कितना करते हैं, तो हमारा जो टोटल टैक्स कलेक्शन होता है, ठीक है, 2021 से 22 में जो टोटल टैक्स कलेक्शन हुआ है उसमें 52%, 52% जो टैक्स आया है वो डायरेक्ट टैक्स है, 48% इनडायरेक्ट टैक्स है, ठीक है। लगभग हम से देख सकते हैं कि इक्वल ही है, ठीक है, थोड़ा सा चेंजेस है। अच्छा, 2021 से 22 में देखें तो हाईएस्ट टैक्स GDP रेशियो हुआ है, कितना हुआ है? 11.7% का हमारा टैक्स GDP रेशियो निकल कर आया। पर्सनल इनकम टैक्स टू GDP रेशियो की बात करें तो वो भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है। टैक्स बुआयंसी क्या होता है कि मतलब क्या कि टैक्स रेवेन्यू में कितनी ग्रोथ हुई है, और कंपेयर हम करते हैं GDP ग्रोथ से तो वो 1.9 हुई है। अगर 1 से ज़्यादा ग्रेट होती है, बड़ी होती है टैक्स बुआयंसी, मतलब क्या है कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ रहे हैं अच्छे से, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि टैक्स प्रोफाइल क्या रही, कहाँ से कितना टैक्स आया। पर्सनल इनकम टैक्स हमारा 26% का आया है, GST आई है 28%, मतलब हाईएस्ट जो टैक्स कहाँ से आया है? GST से आया है। फिर हम बात करते हैं तो पर्सनल इनकम टैक्स और कॉरपोरेट इनकम टैक्स दोनों 26% रहे। 12% हमारा यूनियन एक्साइज ड्यूटी से आया है और कस्टम से हमने 8% जो है टैक्स कलेक्ट किए हैं। अच्छा, अभी बात की जा रही थी कि हम जो है मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस वो क्या करना चाहते हैं, वो नए ट्रैकिंग फीचर्स को लेकर आना चाहते हैं जिससे कि जो टैक्स बेस है वो ब्रॉड हम कर सकें। तो क्या ऐसे फीचर्स हैं जिसको लाने की बात की जा रही है? तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स हैं, इसमें रिफॉर्म लाएंगे। सबसे पहली बात तो CBDT जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा, उसने इंट्रोड्यूस किया है नए डेटा सोर्सेज को, जैसे कि डिविडेंड्स कहाँ से आ रहा है, कितना आ रहा है, इंटरेस्ट, डिटेल ऑफ शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या फिर इंफॉर्मेशन GST नेटवर्क की, ये सारी चीज़ें भी अब इंक्लूड हो जाएंगी। इनका भी अब जो डेटा सोर्स है ये इंक्लूड रहेगा। नए टैक्स डिडक्शंस एट सोर्स कोड्स बनाए जाएंगे, TDS जो हम सुनते हैं ना, TDS कोड जो है वो नए बनाए जाएंगे। फाइनेंस एक्ट 2021 में इंट्रोड्यूस किए गए थे नए TDS कोड्स को, ठीक है। अब ये क्या है, ये उस पेमेंट पर लगाए जाते हैं जो कि अगर ड्यू लिमिट से ज़्यादा हो जाती है तो उस पेमेंट पर क्या होता है, TDS कोड्स लगाए जाते हैं। यहाँ पर डिडक्ट किया जाता है, टैक्स को कलेक्ट किया जाता है, जहाँ से इनकम जनरेट हुई है वहीं पर ही टैक्स कट जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। टैक्स इनकम जनरेट हुई, टैक्स कट किया, ठीक है, वो होता है TDS। अच्छा, आपको करना क्या है, आपको एक कमेटी का नाम याद रखना है, नाम है विजय केलकर कमेटी, रिपोर्ट 2002 में आई थी, ये डायरेक्ट टैक्सेस पे थी। इतना आपको याद रखना है कि अगर पूछा जाए कि विजय केलकर कमेटी रिपोर्ट किस चीज़ से रिलेटेड है, आंख बंद करके आपको बता देना है डायरेक्ट टैक्सेस, ओके।
कुछ रिलेटेड न्यूज़ भी है जिसको अभी हम देखेंगे। क्या देखेंगे? हम देखना चाह रहे हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया है, किस बात पे आया है कि जो कंप्लीटेड असेसमेंट्स हैं उसको हम क्या रीओपन कर सकते हैं या नहीं, इस पर जजमेंट आया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो दोबारा से रीओपन नहीं कर सकता है कंप्लीट असेसमेंट को। अगर कोई असेसमेंट कंप्लीट हो चुका है तो उसको फिर से ओपन नहीं किया जा सकता अनलेस क्या हो कि इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल जो है वो मिले सर्च या सीजर में, तब हम रीओपन कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कोई असेसमेंट कंप्लीटेड हो गया है तो उसको रीओपन करना नहीं है। ठीक है। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट ने जो जजमेंट डिलीवर किया है वो बहुत सारे अपील्स हो गई थी, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बहुत सारी अपील्स की थी जिसके सुनवाई में ही ये जजमेंट आया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो कंप्लीटेड असेसमेंट है उसको हम रीओपन कब कर सकते हैं, अगर कोई मटेरियल प्रूफ हमें मिल जाता है, कोई सर्च सीजर किया और हमें पता चला रही ये चीज़ तो है, इस पर टैक्स लगाया ही नहीं है, या फिर यहाँ पर फ्रॉड कर दिया गया है, ये चीज़ हाइड कर दी गई है, तब हम इसको रीओपन कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसफ़र प्राइसिंग। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या रहता है? ट्रांसफ़र प्राइसिंग। भाई ये क्या है, क्यों है चर्चा में, चलो जानते हैं। तो चर्चा में क्यों है पहले ये जानो। सुप्रीम कोर्ट ने क्या है अपनी अप्रोच बदल दी है। क्या अप्रोच थी? जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग डिस्प्यूट्स जो हैं उनको वो सॉल्व करती थी हमारी जो सुप्रीम कोर्ट, उसमें किस तरीके से सॉल्व करती थी, वो जो अप्रोच थी उसको बदल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया है, पहले जो कर्नाटका हाई कोर्ट की रूलिंग थी उसको भी अलग कर दिया है। उस रूलिंग में क्या कहा गया था कि जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग मैटर्स हैं जो कि आर्म्स लेंथ प्राइस पर डिटरमाइन की जाएगी, किसके द्वारा? इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल के द्वारा, और वो फाइनल होगी, उसमें जुडिशियल स्क्रूटिनी नहीं कर सकते, ऐसा कहा था कर्नाटका हाई कोर्ट की रूलिंग ने। सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को अलग कर दिया है, इस बात को मानने से मना कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा है कि कोई भी अपीलेट ट्रिब्यूनल जो है, कोई भी आर्म्स लेंथ प्राइस है जो कि डिटरमाइन किया गया है रेलिवेंट ट्रांसफ़र प्राइसिंग के परव्यू से बाहर, जो इनकम टैक्स एक्ट के प्रोविजन है उसके बाहर अगर उसको डिटरमाइन किया गया है तो उसको अनजस्ट माना जाएगा और ट्राइब्यूनल का जो फैसला है वो फाइनल नहीं होगा। ठीक है। अब ये कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग जो है, उन्होंने जो आपके ट्रांसफ़र प्राइसिंग इश्यूज़ हैं इसको रीस्टोर किया है, उसी पेडेस्टल पर लाकर खड़ा कर दिया है जैसे किसी और टैक्स के इश्यूज़ होते हैं। लेकिन ये है क्या? ये चीज़ समझ में आ गई कि इन्होंने कहा है कि अगर कोई भी अनजस्ट रहता है, प्राइसिंग जो है आर्म्स लेंथ प्राइसेस जो है वो अगर परव्यू से बाहर चली जाएगी, वो प्रोविजंस जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के उससे बाहर चली जाएगी तो वो अनजस्ट होगी, उसमें अब जो है जुडिशियल स्क्रूटनी हो सकती है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ये सारी चीज़ें समझ में आ गई, बट मैम सबसे बड़ी चीज़ समझ नहीं आई। समझ में तो यही नहीं आया है कि ये जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग है भाई ये कौन सी वाला है, ये क्या चीज़ है, ये तो पता चले। तो ये क्या होता है, आर्म्स लेंथ प्राइस क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है, ये भी नहीं पता। इन दोनों का ही सारा चर्चा हो रही है, जब यही नहीं पता तो चर्चा समझ में कैसे आए। चलो तो पहले समझते हैं कि ये जो ट्रांसफ़र प्राइसिंग है ये क्या होती है। ट्रांसफ़र प्राइसिंग का मतलब क्या है? ये एक अकाउंटिंग प्रैक्टिस होती है जिसमें क्या होता है कि जो आपके इस्टेब्लिशमेंट होता है प्राइसेस का, कोई भी गुड्स है, सर्विसेज है जो कि एक्सचेंज हुई है डिविजन्स में, सब्सिडारी में, या फिर एक बड़ी कंपनी है उसके कुछ अलग अलग पार्ट्स हैं। जैसे हम देखते हैं ना कि एक बहुत बड़ी कंपनी है उसके अलग अलग हम देखते हैं कि पूरे स्टोर खुले हुए हैं अलग अलग जगह पर, तो एक बड़ी हेड कंपनी होगी, उसके अलग अलग ब्रांचेस खुली हुई हैं, तो उसके बीच में जो गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज हो रहा है। ठीक है। अब जैसे हम देखते हैं कि एक बड़ी सी इंडस्ट्री है उसमें गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, लेकिन वो सर्विसेज जो है वो छोटे छोटे स्टोर्स में भी जा रहे हैं और वहाँ से सामान बिक रहा है। तो उस स्टोर ने बड़ी वाली कंपनी से कुछ सामान खरीदा है तो कितने रुपए में खरीदा होगा, ये कैसे डिटरमाइन होगा? इसको डिटरमाइन करने के लिए जो प्रैक्टिस होती है वो होती है ट्रांसफ़र प्राइसिंग। आई होप समझ में आया होगा कि ट्रांसफ़र प्राइसिंग क्या होता है। यूजुअली होता ये है कि कंपनीज जो है वो ट्रांसफ़र प्राइसिंग का यूज़ करती हैं जिससे कि टैक्स बर्डन जो है वो कम हो सके पेरेंट कंपनी का। कैसे करते हैं कि हायर प्राइसेस जो है सब्सिडारीज से चार्ज कर लेते हैं हाई टैक्स कंट्रीज़ में, जिससे प्रॉफिट कम हो जाता है। प्रॉफिट कम है तो मतलब प्रॉफिट दिखाई नहीं रहे तो फिर टैक्स देंगे किस पे? ठीक है। और लोअर प्राइस जो है वो चार्ज करते हैं लो टैक्स कंट्रीज से, तो जहाँ पर टैक्स कम होता है वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट दिखा देते हैं, तो वहाँ पर टैक्स कम देना पड़ रहा है क्योंकि टैक्स रेट ही कम है। जहाँ पर टैक्स रेट ज़्यादा होता है, ऐसी कंट्रीज जहाँ पर टैक्स रेट ज़्यादा है वहाँ पर प्रॉफिट कम दिखाते तो कम प्रॉफिट देना होता है। ऐसी इनकी प्रैक्टिस होती है, इसको ट्रांसफ़र प्राइसिंग कह रहे हैं। अच्छा मैम, ट्रांसफ़र प्राइसिंग समझ में आया, बट आपने एक और नाम लिया था आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। आपने बोला था कि आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल पर जो प्राइसिंग होगी वो अगर प्रोविज़न इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के नहीं मानेगी तो वो अनजस्ट होगी। लेकिन ये आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल क्या होता है ये बता दो, चलो समझो।
आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल जो है वो जितनी भी OECD मेंबर कंट्रीज़ हैं, ठीक है, उन सब ने उसको एग्री किया था, उन सब ने एग्री किया था आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल को अडॉप्ट किया गया है कि ऑब्जेक्टिव गाइडलाइन है कि मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती हैं, MNCs होती हैं, और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जो होते हैं, इंटरनेशनल टैक्सेशन अगर उनको करना है, एक कंट्री है, एक कंपनी है जो बहुत सारी कंट्रीज़ में अपना काम कर रही है, तो वहाँ पर किस में कौन सी कंट्री में कितना टैक्स देगी, कहाँ पर टैक्स देगी, कहाँ नहीं देगी, ये सब जांच पड़ताल करने के लिए ही ये प्रिंसिपल्स अपनाए गए थे। OECD मेंबर्स ने इसमें एग्री किया था। इसमें क्या होता है, कोई जो प्राइस एक कंपनी पे करती है गुड्स एंड सर्विसेज अपनी किसी रिलेटेड कंपनी से खरीदने पर, ठीक है, वो सेम होना चाहिए दो एंटिटीज़ के, जो अनरिलेटेड एंटिटीज़ हैं उनके बीच में, ठीक है। इसको आर्म्स लेंथ प्राइस कहते हैं। मतलब क्या कि कोई कंपनी है ABC जो USA में है, ठीक है, और एक कंपनी है जो कि ABC है नीदरलैंड में, तो प्राइस एग्री होगा इन दोनों के बीच में और फेयर वैल्यू पर होना चाहिए, ठीक है। दो रिलेटेड कंपनीज अगर कोई गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद रही हैं और दो अनरिलेटेड कंपनीज हैं वो गुड्स एंड सर्विसेज खरीद रही हैं, तो सेम प्राइस पर खरीदें, इसको आर्म्स लेंथ प्राइसेस कहते हैं। इसमें कोई भी प्राइस एडजस्टमेंट नहीं होना चाहिए, ट्रांजेक्शन के लिए कोई स्पेशल कंडीशन नहीं होना चाहिए। अब ये क्यों है? इसलिए ये कि भाई टैक्स को अवॉइड ना कर सकें ये कंपनीज, बस टैक्स को अवॉइड ना कर सकें, इसके लिए सारा काम किया जा रहा है। अच्छा, अब जो है ये इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल, इसको भी जान लेते हैं ये क्या है। तो ये क्वासी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि 1941 में बनाया गया था। ये डील करता है जो भी डायरेक्ट टैक्स एक्ट है उसके अगेंस्ट में कोई अपील आती है उसको ये डील करता है, जो भी इसमें ऑर्डर पास किया जाता है वो फाइनल होता है। 3 बेंचेस से स्टार्टिंग इसकी हुई थी, अभी इसके 63 बेंचेस अलग अलग जगह पर मौजूद हैं। अब जो है ये ट्रांसफर प्राइसिंग जो है इसको समझते हैं कि कैसे टैक्स बर्डन जो है वो रिड्यूस होता है। तो टैक्स बर्डन हमने अब देख ही लिया था कि एक कंपनी है, एक कंट्री है जहाँ पर कम टैक्स रेट है तो वहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट दिखा देंगे ये, ठीक है। दूसरी कंपनी है जहाँ पर दूसरी कंट्री में वो काम कर रही है, जहाँ पर टैक्स रेट ज़्यादा है वहाँ पर प्रॉफिट कम दिखाएंगे, जहाँ टैक्स रेट कम है वहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा दिखाएंगे, तो टैक्स इनका ऐसे बच जाता है। ओके, कुछ रिलेटेड न्यूज़ भी रही हैं, चलो उनको भी देख ही लेते हैं लगे हाथों। तो एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट क्या होता है? 2022-23 में CBDT ने एक माइलस्टोन क्रिएट किया है। क्या किया है माइलस्टोन? कि ये हाईएस्ट एवर एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट जो है 1 साल में एंटर इन्होंने किए हैं। ये एग्रीमेंट होता है टैक्स पेयर और टैक्स अथॉरिटी के बीच में, जिसमें डिटरमाइन किया जाता है ट्रांसफर प्राइसिंग मेथोडोलॉजी के लिए कि टैक्स पेयर जो है वो इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन में फ्यूचर ईयर में किस तरीके से ट्रांसफर प्राइसिंग करेंगे, वो इसमें डिसाइड किया जाता है। अब देखते हैं फिस्कल पॉलिसी से रिलेटेड कुछ की टर्म्स और कंसेप्ट्स को। सबसे पहले देखते हैं सिटी फाइनेंसिंग रैंकिंग जो कि 2022 की है। ये जो पोर्टल है इसको लाइव किया है किसने? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने। ये रैंकिंग क्या है? तो ये क्रिटिकल इंसाइट्स प्रोवाइड करती है पॉलिसी मेकर्स के लिए। ये बताती है कि अर्बन लोकल बॉडीज़ में क्या फाइनेंस कितना है, किसके पास में कितना पैसा है, कितना नहीं है, क्या कंडीशन चल रही है, ये सब जो है बताती है। ये इवेलुएट करती है 3 की प्रिंसिपल जो म्युनिसिपल फाइनेंस असेसमेंट पैरामीटर्स हैं उनके जरिए ये इवेलुएट करती है। इसमें रिसोर्स मोबिलाइजेशन को देखती है, एक्सपेंडिचर परफॉर्मेंस को देखती है, फिस्कल गवर्नेंस को देखा जाता है। 4 डिफरेंट पॉपुलेशन कैटेगरीज में सिटीज़ को रैंक किया जाता है। टॉप 3 जो कंट्रीज़ होती हैं उनको रिकॉग्नाइज भी करते हैं और रिवॉर्ड भी देते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स की। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने नोटिफाई किया है कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को, अभी जो 2023 से हमारी जो फिस्कल ईयर शुरू हुई है इसके लिए, ठीक है। कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स को नोटिफाई किया जाता है अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961, हर साल इसको नोटिफाई किया जाता है। पॉपुलरली हम इसको क्यों यूज़ करते हैं कि जो इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है, जब हम कैपिटल गेंस को कैलकुलेट करते हैं, जब हम किसी कैपिटल एसेट को बेचते हैं उस टाइम पर जो हमें गेन हुआ है उसको कैलकुलेट करने के लिए इंडेक्स्ड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैलकुलेट किया जाता है और उसको हम कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करते हैं CCI के लिए, ठीक है। और अब बात करेंगे कि जो आपकी कैपिटल एसेट होती कौन सी है। तो ऐसी एसेट जो 1 साल से ज़्यादा के लिए आपके पास में हो, 36 महीने से ज़्यादा अगर आपने अपने पास रखी है तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेंस होते हैं, ठीक है। यहाँ पर इन्फ्लेशन एडजस्टेड परचेसिंग प्राइस जो है उसको भी लाया जाता है। बहुत घूम घाम लिए, फिस्कल पैसे वैसे की बात कर लिया, पैसा बहुत हो गया है, बैंक की तरफ चलते हैं। मतलब क्या? अब हम पढ़ेंगे बैंकिंग के बारे में, एसेट क्वालिटी के बारे में, रीस्ट्रक्चरिंग के बारे में और मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में।
सबसे पहले पढ़ने वाले हैं हम किसके बारे में, मिक्का के बारे में। नहीं नहीं, वो मिक्का नहीं है, मिक्का सिंह की तरफ नहीं जाओ। ये है मिक्का क्या, मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स। अभी मिक्का सिंह को भूल जाओ, अभी प्रीलिम्स आने वाले हैं। अभी हमारा मिक्का है मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स, ठीक है। अच्छा ये क्या है, क्यों है चर्चा में, जानते हैं भाई, प्रीलिम्स आने वाले हैं, दिमाग पढ़ाई में लगाओ, ठीक है। ओके, तो अभी मिक्का क्या है, तो यूरोपियन पार्लियामेंट ने अभी क्या किया है, मिक्का लेजिस्लेशन को पास किया है। जो क्रिप्टो है, हमें पता है ना, क्रिप्टो को कोई भी रेगुलेट ही नहीं कर रहा है। हमारी इंडिया में क्या, पूरी दुनिया में कोई इसको रेगुलेट नहीं कर पा रहा है। तो इसको रेगुलेट करने के लिए यूरोपियन पार्लियामेंट ने कुछ कोशिश की। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मिक्का के लिए एक लॉ पास किया है। अच्छा जी, मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स के लिए मिक्का बोल रहे हैं और मिक्का के लिए लॉ पास किया गया है। ये क्या है, इसको समझते हैं। तो इसको कहा जाता है कि जो मार्केट्स इन क्रिप्टो एसेट्स है, ये फर्स्ट सेट ऑफ रेगुलेशन है पूरी दुनिया भर में, जो कि कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से क्रिप्टो एसेट की जो सर्विस प्रोवाइडर हैं, जो कंज्यूमर है, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये लॉ लेकर आए हैं। ये पूरी की पूरी यूरोपियन यूनियन में डायरेक्टली अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। कोई भी नेशनल, क्योंकि हमें पता ना यूरोपियन यूनियन में अलग अलग कंट्रीज़ हैं, तो कोई भी अलग अलग कंट्रीज़ जो हैं वो इसको इम्प्लीमेंट नहीं करेंगी, डायरेक्टली पूरी यूरोपियन यूनियन में ये मिक्का जो है वो अप्लाई होगा, ठीक है। मिक्का रेगुलेशन जो है ये फोकस किस पर कर रही हैं, कुछ कैटेगरीज पर, कुछ क्रिप्टो एसेट्स की कैटेगरीज हैं जिस पर ये फोकस कर रही हैं। ये जो NFTs होती हैं, नॉन फंजिबल टोकन्स, उस पर ये अप्लाई नहीं होंगी। डेफी जो है, डिसेंट्रलाइज्ड फाइनेंस, उस पर अप्लाई नहीं होंगी। सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज, ठीक है, इस पर भी ये अप्लाई नहीं होंगी। ये जो अभी गाइडलाइंस आई हैं वो मिक्का डिस्टिंग्विश करता है अलग अलग तरीके के क्रिप्टो एसेट्स पर, ठीक है, और साथ ही साथ में रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को भी प्रोवाइड करता है हर एक अलग अलग कैटेगरी के लिए। क्रिप्टो एसेट की सब कैटेगराइजेशन कर दी गई है। क्या क्या है सब कैटेगराइजेशन, इलेक्ट्रॉनिक मनी टोकन्स, एसेट रेफरेंस टोकन्स एंड यूटिलिटी टोकन्स। मिक्का जो है यूरोपियन कमीशन की जो डिजिटल फाइनेंस स्ट्रैटेजी है उसी का एक पार्ट है, जिसमें DLT पायलट रिजीम और डिजिटल ऑपरेशनल रेजिलियंस एक्ट, जिसको हम डोरा बोलते हैं, डोरा द एक्सप्लोरर नहीं है ये भी, तो वो इसमें इंक्लूडेड है। अब बात की जाए कि ये जो मिक्का है भैया, मिक्का क्यों लेकर आए हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। ऐसे ही सपना आ गया कि हमें मिक्का लेकर आना चाहिए, या फिर मिक्का की याद आ रही थी, नहीं नहीं, मिक्का सिंह की याद नहीं आ रही थी, उनके गाना सुन लिए हैं। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसके, कि लीगल सर्टेनिटी को हम इंश्योर करना चाहते हैं, इनोवेशन को सपोर्ट करना चाहते हैं, कंज्यूमर को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, अपनी कंट्री में, अपनी देश दुनिया में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को इंश्योर करना चाहते हैं। अब आप बोलेंगे कि मैम इतनी देर से आप क्रिप्टो एसेट बोले जा रहे हो, बट ये क्रिप्टो एसेट होते क्या हैं। देखो वैसे तो सबको पता है क्रिप्टो एसेट क्या होते हैं, बट फिर भी जान लेते हैं। क्रिप्टो एसेट को हम डिफाइन करते हैं कि किसी भी वैल्यू या फिर राइट को डिजिटली रिप्रेजेंट किया गया है, जो कि ट्रांसफ़र भी हो सकती है, इलेक्ट्रॉनिकली स्टोर भी की जा सकती है, अलग अलग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए, ठीक है। अलग अलग तरीके के टोकन्स हैं जो कि क्रिप्टो एसेट के अंडर आते हैं, जैसे कि हमारा स्टेबल कॉइन, ठीक है, सिक्योरिटी टोकन्स, एसेट टोकन्स, यूटिलिटी टोकन्स एंड नॉन फंजिबल टोकन्स। और इसमें से कुछ ऐसे टोकन थे जिस पर ये जो अभी गाइडलाइंस आई हैं अप्लाई नहीं होंगी, जिनके नाम अभी हमने देखे थे। अच्छा, ये तो यूरोपियन यूनियन की कहानी थी मिक्का की, लेकिन इंडिया में कैसे हम इसको रेगुलेट करते हैं। तो इंडिया में जो क्रिप्टो एसेट रेगुलेशन है वो कुछ इस तरीके से है। 2019 में तो हमने जो क्रिप्टो कॉइन्स हैं, इसकी ट्रेडिंग, इसकी होल्डिंग, इसकी माइनिंग को इलीगल घोषित कर दिया था, और अगर ऐसा करते हुए कोई मिल गया तो 10 लाख का फाइन भी लगता था। 2020 आई तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बैन लगाया गया था RBI के द्वारा कि लीगल कर दिया गया है, उसको नलीफाई कर दिया। 2022 में 30% का टैक्स लगा दिया गया इसी क्रिप्टो एसेट्स पर। 2023 आया तो जो ट्रांजैक्शंस है जिसमें वर्चुअल डिजिटल एसेट्स हो रही हैं वो आ गए हैं किसके अंदर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के अंडर इनको देखा जा रहा है। अभी भी क्रिप्टो एसेट के लिए कोई अलग से लॉ नहीं आ पाया है। अच्छा, क्रिप्टो एसेट जान लिया। अब बैंकिंग एंड मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड कुछ की टर्म्स हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं जिनको भी जानना जरूरी है, चलो जानते हैं। सबसे पहले बैंक रन। नहीं, बैंक रन नहीं कर रही है, बैंक अपनी जगह पर ही है, बैंक कहीं दौड़ती हुई नजर नहीं आ रही है। आप गेट खोलकर बाहर खड़े हो रहे हैं तो ऐसे नहीं कि भैया स्टेट बैंक घूमती हुई नजर आ रही है कि PNB घूमती हुई नजर आ रही है, नहीं, बैंक नहीं घूम रही, बैंक रन नहीं कर रही है। बैंक रन का मतलब फिर क्या होता है, चलो जानते हैं। बैंक रन का मतलब होता है एक ऐसा समय जब एक साथ बहुत सारे लोग पहुंच गए कि भाई हमारा पैसा जमा है, हमारा पैसा दो, पैसा दो, पैसा दो,
पैसा दो। बैंक से एक साथ बहुत सारे लोग पैसा मांगने लगे, उसको हम बोलते हैं बैंक रन। ठीक है, जब लोगों को डर होता है कि बैंक जो है वो कंगाल हो गई है, बैंक के पास में पैसा नहीं है, सरकार के पास में पैसा नहीं है, हमारा पैसा डूब जाएगा, उनको ऐसा लगता है तो वो बैंक से अपना पैसा निकालने की होड़ में लग जाते हैं। इसको हम बैंक रन बोलते हैं। अभी हुआ ये है कि जो सिलिकॉन वैली बैंक जो है लार्जेस्ट बैंक है यूएसए की, ठीक है, 2008 के बाद में ये अब फेल हो गई थी और इनकंसिस्टेंट इसका इंक्रीज हो रहा है इंटरेस्ट रेट में, इसीलिए ऐसा लग रहा है कि बैंक रन की सिचुएशन यूएसए में आने वाली है। चलो, ये तो हो गई बैंक रन की कहानी। नेक्स्ट है ज़ॉम्बी बैंक। है बैंक भी ज़ॉम्बी बन गई क्या? ज़ॉम्बी तो हम मूवीज़ में देखते हैं, क्या इसमें भी बैंक भी ज़ॉम्बी बनती हैं? चलो देख ही लेते हैं ज़ॉम्बी बैंक्स क्या होती हैं। ये वो बैंक होती हैं जो प्रैक्टिकली तो इंसॉल्वेंट हो चुकी हैं, भाई इनके पास कुछ बचा नहीं है, लेकिन अभी भी ये एग्जिस्ट कर रही हैं क्योंकि ये बैड लोन्स को अपनी बैलेंस शीट में छिपा कर बैठ गई हैं। तो ये दिखा ऐसा रही है कि भाई हम बहुत अमीर है बहुत अमीर है, लेकिन असलियत ये है कि इनके पास में कुछ नहीं, कंगाल हो गई हैं। ठीक है, ये जो है पैनिक जो है उसको रोकना चाहती हैं, हेल्दियर बैंक की तरह ये अपने आप को दिखाती हैं, ये लोगों को बताती हैं बहुत पैसा है हमारे पास में। जॉम्बी बैंक जो है इनको फॉरबियरेंस लैंडिंग से रिजॉर्ट ये कर पाती हैं, बोरोवर्स को टेम्पररी ये रोक देती हैं कि वो जो है लोन को पेमेंट ना करें, दोबारा से ना करें। ठीक है, जॉम्बी बैंक्स जो है वो लैंड नहीं करती, गवर्नमेंट की सपोर्ट पर रिलाई करती हैं, इनके डेट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, एसेट से भी ज़्यादा डेट्स हो जाते हैं, ना ही ये मरी हुई है ना ही ये जिंदा होती हैं, टेक्निकली तो इंसॉल्वेंट होती हैं और इकोनॉमी के लिए बहुत ही ज़्यादा ख़राब है ये चीज़। लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम ये क्या है? तो इंडियंस जो हैं वो इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने जितना भी सरप्लस, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है वो अलग अलग सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करते हुए नजर आए हैं ओवरसीज़, इंडिया में नहीं, ओवरसीज़ ये जो है इन्वेस्टमेंट हो रहा है। अगस्त 2022 की बात करें तो आरबीआई ने डायरेक्ट किया था कि कोई भी मनी जो है ओवरसीज़ रेमिट किया गया है इंडियन रेजिडेंट्स के द्वारा और अनयूटिलाइज रहा 180 दिनों से ज़्यादा, तो वो जो है इंडिया में वापस आएगा, उसको इंडिया में वापस लाना पड़ेगा। आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम को 2004 में। इसके अंडर कोई भी इंडिविजुअल मैक्सिमम $2.5 जो हैं वो ओवरसीज़ को भेज सकते हैं एक साल में। कॉरपोरेशन, पार्टनरशिप फर्म, हिंदू, अनडिवाइडेड फैमिली, ट्रस्ट एक्सेट्रा के लिए अवेलेबल नहीं होती हैं। आउटवर्ड रेमिटेंसेस को डिस्करेज किया जाता है क्योंकि ये हमारी फॉरेक्स के लिए अच्छा नहीं होता। नेक्स्ट है स्टिकी इन्फ्लेशन। है महंगाई भी चिपचिपी होने लगी क्या? महंगाई भी आकर चिपक जाती है, ये क्या होने लगा? चलो देखते हैं। इन्फ्लेशन को अगर हम स्टिकी बोल रहे हैं तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन जो है वो चिपक ही गई है, मतलब क्या है कि बहुत लंबा समय ले रही है, महंगाई कम नहीं हो रही है, उसको हम बोलते हैं इन्फ्लेशन बीइंग स्टिकी। यहाँ पर फूड और फ्यूल के प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और इसकी वजह से सारी चीज़ें महंगी हो गई हैं, तो हम बोलते हैं महंगाई आकर चिपक गई है, बिल्कुल स्टिकी इन्फ्लेशन की कंडीशन हो गई है। नेक्स्ट है पेमेंट सिस्टम्स एंड फाइनेंशियल मार्केट्स। ठीक है, अब जो है पैसा आ चुका है, बैंक में घूम चुके हैं, फाइनेंशियल हमने देखा, फिर बैंकिंग देखी, अब हम देखते हैं पेमेंट कैसे करेंगे। तो अब पेमेंट सिस्टम्स के बारे में जानेंगे, फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं रेगुलेशंस जो कि सेबी के द्वारा आई हैं। सेबी क्या है? अच्छा, सेब की वाइफ सेबी तो नहीं है? नहीं, सेब की वाइफ सेबी नहीं है, ये है सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, नाम तो आपने सुना ही होगा। अच्छा, न्यूज़ में क्यों है? न्यूज़ में इसीलिए है क्योंकि जो सेबी है उसने बहुत सारे डिसीजंस लिए हैं कि किस तरीके से जो सेकेंडरी मार्केट होती है उसके एनवायरनमेंट को हम रेगुलेट करेंगे। अपनी जो मैंडेट है कि मार्केट को रेगुलेट करना है, लोगों की भलाई करनी, इन्वेस्टर्स की वेलफेयर को देखना है, तो सेबी ने बहुत सारे रिफॉर्म्स जो हैं वो शुरू किए हैं। तो इन्होंने इन्वेस्टर को प्रोटेक्ट करने के लिए और उनके पार्टिसिपेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या रिफॉर्म्स लेकर आए हैं? इन्हें लेकर आए हैं एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट जैसी फैसिलिटी ये लेकर आए हैं इन्वेस्टर्स के लिए जो कि सेकेंडरी मार्केट में ट्रेड करते हैं। ये फैसिलिटी जो है ये ब्लॉकिंग ऑफ फंड्स पर बेस्ड है। ठीक है, ऐसी जो यूपीआई के द्वारा सेकेंडरी मार्केट में ट्रेडिंग होती है तो यहाँ पर फंड्स की ब्लॉकिंग भी हो सकती है, फैसिलिटी अवेलेबल कराई गई है। ये ऑप्शनल होगी इन्वेस्टर्स के लिए भी और स्टॉक ब्रोकर्स के लिए भी। फ्रॉड प्रिवेंशन, ठीक है, अब अमेंडमेंट किया गया है स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशंस 1992 में, जिससे कि एक फॉर्मल मैकेनिज्म लेकर आ सके हम कि फ्रॉड अगर मार्केट में हो रहा है तो उसको हम पहचान सकें और प्रिवेंट भी कर सकें। स्ट्रेंथनिंग कर रहे हैं किसकी? ग्रीवांस रिड्रेशल मैकेनिज्म की। अमेंडमेंट किया है रेगुलेशंस में जो कि ऑपरेशनलाइज करते हैं ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजोल्यूशन मैकेनिज्म को, जिससे कि अगर कोई ग्रीवांसेस है तो उसको हम अच्छे से रिड्रेस कर पाएँ। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशंस को एक्सटेंड किया गया है। ठीक है, स्ट्रेंथन किया जा रहा है इन्फोर्समेंट का जो भी अवार्ड दिए जा रहे हैं डिस्प्यूट रिजोल्यूशन प्रोसेस में। अब ये जो है
क्या है ये ASBA लाइक फैसिलिटी जो है, जो हमने देखा अभी कि ब्लॉक्ड अमाउंट वाली फैसिलिटी दी जा रही है, इसका क्या सिग्निफिकेंस है? तो इंटरेस्ट ऑन क्लाइंट ब्लॉक फंड जो है वो टाइम अमाउंट जब तक डेबिट रहेगा तब तक इंटरेस्ट मिलेगा। डायरेक्ट सेटलमेंट हो जाएगा क्लियरिंग कॉरपोरेशन से। फिर एलिमिनेट जो रिस्क है, फ्रॉड और की रिस्क रहती है वो भी कम हो जाएगी। क्लाइंट के फंड को इमीडिएटली हम अनब्लॉक भी कर सकते हैं और लोअर वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट रहेगी। अच्छा जी, मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं? तो ये एक फाइनेंशियल एंटिटी होती है जो कि एसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रोवाइड कर रही है एक स्टॉक मार्केट के डेली जो काम हो रहा है उसके लिए। नेक्स्ट है स्ट्रेंथनिंग सेकेंडरी मार्केट। अब सेकेंडरी मार्केट जो है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए भी काम कर रही है हमारी सेबी। अब स्ट्रेंथनिंग अब हमारी जो सेकेंडरी मार्केट है ये है क्या? तो सेकेंडरी मार्केट वो प्लेस होती है जहाँ पर इन्वेस्टर्स जो है शेयर्स है, जो सिक्योरिटीज़ है उसको खरीदते हैं और बेचते हैं, ऐसी सिक्योरिटीज़ जो कि उनके पास में पहले से ही होती है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, एक दूसरे के साथ में वो एक्सचेंज करते हैं। इशूइंग एंटिटी के पास नहीं जाता। किसी कंपनी ने अपने शेयर्स जो है इशू किए हैं तो कंपनी से नहीं खरीद रहे हैं, वो जो किसी कंपनी के शेयर किसी और पर्सन ने लिए होंगे वो उस पर्सन से खरीदते हैं सेकेंडरी मार्केट में। ठीक है, अगर आप डायरेक्टली जो पर्सन है इशू करने वाला है जो अपने शेयर्स उससे खरीदते हैं तो वो प्राइमरी मार्केट होती है। अब रिफॉर्म्स क्या किए हैं सेबी ने ये देख लेते हैं। तो फ्रेमवर्क फॉर कॉर्पोरेट डेट मार्केट डेवलपमेंट फंड, उसके लिए फ्रेमवर्क लेकर आए हैं। ठीक है, तो सेबी बोर्ड ने अप्रूव कर दिए हैं अमेंडमेंट्स टू सेबी अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स रेगुलेशन 2012 में। बैक स्टॉप फैसिलिटी लेकर आए हैं। ठीक है, जो CDMDF है ये बैक स्टॉप फैसिलिटी की तरह काम करेगा, जिससे कि जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनके बीच में कॉन्फिडेंस आएगा और सेकेंडरी मार्केट में लिक्विडिटी भी बढ़ जाएगी। फंक्शन क्या है कि ये गारंटी प्रोवाइड करते हैं नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है, जिससे कि फंड्स जो हैं वो राइज हो सकते हैं डेट सिक्योरिटीज़ में और ज़्यादा ट्रेडिंग बढ़ेगी। टाइमली डिस्क्लोजर किया जाएगा जिससे कि शेयर होल्डर जो है वो एम्पावर रहें। अमेंडमेंट किया जाएगा सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट रेगुलेशंस में, जिससे कि टाइमली हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए जो भी पर्सन ट्रेड करते हैं। जनरल इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट्स एंड की इन्फॉर्मेशन डॉक्यूमेंट भी लिए जाएंगे, जिससे कि अगर कोई भी बॉन्ड को इशू करना है, कॉमर्शियल पेपर को इशू करना है तो ये जो डॉक्यूमेंट है इनकी भी रिक्वायरमेंट होगी। नेक्स्ट है ESG क्या है? तो अभी क्या है, रिफॉर्म क्या किए गए हैं, बैलेंस फ्रेमवर्क लेकर आया गया है ESG के लिए। ये क्या है, ये इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस डिस्क्लोजर रेटिंग एंड इन्वेस्टिंग है। तो यहाँ पर डिस्क्लोजर की बात करें तो ये ग्लाइड पाथ को प्रेस्क्राइब किया गया है यहाँ पर बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड सस्टेनिंग रिपोर्ट कोर के लिए। रेटिंग्स भी लेकर आए गए हैं और इन्वेस्टिंग के लिए भी कुछ ना कुछ इन्होंने काम जरूर किया है। अच्छा, ESG क्या है? ESG का मतलब है इन्वायरमेंट की, किस तरीके से इन्वायरमेंट है, ऐसा इन्वायरमेंट होना चाहिए जहाँ पर ट्रेडिंग बहुत फैसिलिटेट हो सके, किस तरीके से हम गवर्न करते हैं और सोसाइटी वहाँ की कैसी है, सोशल वहाँ पर कैसे लोग काम कर रहे हैं, उनका किस तरीके का बिहेवियर है। अब बात करते हैं रेगुलेटरी फ्रेमवर्क फॉर इंडेक्स प्रोवाइडर्स। ठीक है, इंडेक्स प्रोवाइडर्स के लिए भी कुछ फ्रेमवर्क लेकर आए हैं कि यहाँ पर क्या किया है, इंट्रोड्यूस किया है कि कुछ फ्रेमवर्क लेकर आए हैं इंडेक्स प्रोवाइडर्स के लिए 2022 के दिसंबर में ही। ठीक है, क्या क्या करेंगे, रजिस्ट्रेशन उनका कराना जो है सेबी के साथ में ज़रूरी हो गया है। लेकिन ये बात पहले कर लेते हैं कि इंडेक्स प्रोवाइडर कौन होते हैं। इंडेक्स प्रोवाइडर स्पेशलाइज्ड फर्म होते हैं जो कि क्या करते हैं, वो क्रिएट करते हैं, कैलकुलेट करते हैं मार्केट इंडेक्सेस के लिए। ठीक है, अच्छा, ओवरसाइट यहाँ पर क्या है कि उनको ओवरसाइट कमेटी बनानी पड़ेगी जो कि रिव्यू करेगी अभी इंडेक्स डिज़ाइन के लिए। प्रोटेक्ट करेंगे उनकी इंडिपेंडेंस के लिए कि पॉलिसीज प्रोसीजर जो भी बन रहे हैं वो कन्फ्लिक्ट में ना रहे किसी के साथ में। इंटरनेशनल प्रिंसिपल्स जो हैं उनको भी उन्हें फॉलो करना होगा। अब फाइनेंशियल मार्केट है, पेमेंट सिस्टम है, इससे रिलेटेड कुछ की टर्म्स हैं, कुछ कंसेप्ट्स हैं, चलो जानते हैं उनको। इंटरचेंज फ़ी ऑन UPI ट्रांजेक्शन्स। तो जो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है इसने इंट्रोड्यूस किया है इंटरचेंज फीस ऑन मर्चेंट UPI ट्रांजेक्शन्स, जो कि प्रीपेड पेमेंट के लिए की जाती है। एक इंटरचेंज फ़ी क्या होती है, ये पे की जाती है मर्चेंट बैंक के द्वारा कस्टमर के वॉलेट इशूअर के लिए। ठीक है, अगर UPI पेमेंट को वो सेट करते हैं तो। ठीक है, अच्छा, ये किसके लिए अप्लाई नहीं होगी, तो बैंक अकाउंट टू बैंक अकाउंट अगर UPI पेमेंट होता है तभी अप्लाई नहीं होगी। पीयर टू पीयर ट्रांजेक्शन में अप्लाई नहीं होगी, पीयर टू पीयर मर्चेंट ट्रांजेक्शन्स में भी अप्लाई नहीं होगी। नेक्स्ट है मिशन हर पेमेंट डिजिटल। ये लॉन्च किया है RBI ने, आपको याद रखना है। ठीक है, जिससे कि डिजिटल पेमेंट और ज़्यादा हो सके। ये 75 डिजिटल विलेज प्रोग्राम के अंदर इन्होंने ये लॉन्च किया है RBI ने। ठीक है, जिससे कि 75 विलेजेस जो हैं उनको डिजिटली पेमेंट इनेबल्ड विलेजेस बनाने की कोशिश इनकी है।
ग्रीन डिपॉजिट्स की बात करें तो आरबीआई ने एक फ्रेमवर्क इशू किया है जिसमें वो ग्रीन डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करेंगे। अब बात की जाए मैम ग्रीन डिपॉजिट्स कैसे होते हैं, डिपॉजिट्स को हरा रंग कर दें क्या तो ग्रीन डिपॉजिट्स बन जाएंगे। ग्रीन डिपॉजिट्स का मतलब होता है इंटरेस्ट बेयरिंग डिपॉजिट है जो कि रेगुलेटेड एंटिटीज रिसीव करती हैं फिक्स पीरियड के लिए, लेकिन जो उनका प्रोसीड होगा, जो उनका पैसा आएगा वो ग्रीन फाइनेंसिंग में लगेगा, मतलब जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम है उसमें ये लगाया जाएगा। ग्रीन शू ऑप्शन क्या होता है, अच्छा हरा जूता होगा जिसका वही होगा ये, नहीं नहीं वो नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डिसाइड किया है कि ग्रीन शू ऑप्शन जो है उसको एक्सरसाइज किया जाएगा कि जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है इसके लिए जो सेल है, ऑफर फॉर सेल है उसके लिए वो कैसे होगा, ग्रीन शू ऑप्शन से होगा। इसको ओवर अलॉटमेंट ऑप्शन भी बोलते हैं। ये एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर एडिशनल शेयर्स को हम आईपीओ के टाइम पर ही हम क्या करते हैं, एडिशनल शेयर्स को भी बेच देते हैं। ठीक है। श्योरिटी बॉन्ड्स कैसे होते हैं तो न्यू इंडिया एश्योरेंस ने अनाउंस किया है कि वो श्योरिटी बॉन्ड बिजनेस को लॉन्च करेंगे। श्योरिटी बॉन्ड जो है एक प्रॉमिस होता है कि हम क्या है कि अगर कोई भी किसी पर्सन का डेट जो है वो पेमेंट नहीं कर पाएगा तो हम पे करेंगे। ये 3 पार्टी कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक पर्सन दूसरे से उधार लेता है, तीसरा पर्सन इसमें गारंटी लेता है कि हाँ अगर ये जो दूसरा पर्सन जिसने उधार लिया है वो पेमेंट नहीं कर पाएगा तो पेमेंट हम कर देंगे। चाइनीज़ वॉल पॉलिसी ये क्या है तो सेबी ने अभी कुछ रूल्स को अमेंड किया है जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस को गवर्न करते थे। तो चाइनीज़ वॉल पॉलिसी में क्या होता है, चाइनीज़ वॉल में क्या हो रहा है कि वो चाइना की वॉल नहीं है, यहाँ पर वर्चुअल इन्फॉर्मेशन बैरियर हम लगा दे रहे हैं उन लोगों के बीच में जिसके पास में कुछ मटेरियल नॉन पब्लिक इन्फॉर्मेशन है और उन लोगों के पास में जिनके पास में ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, जिससे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ना हो सके। इसमें जो इनसाइड की इन्फॉर्मेशन रहती है कुछ लोग पास में होती है उसका यूज़ ना हो सके ट्रेडिंग में, इसके लिए चाइनीज़ वॉल पॉलिसी लेकर आए हैं। नेक्स्ट है डब्बा ट्रेडिंग। भाई डब्बा ट्रेडिंग क्या होता है, डब्बा की ट्रेडिंग कर रहे हैं क्या हम, नहीं। यहाँ पर क्या है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ने नोटिस इशू किए हैं जो भी पर्सन जो हैं, जो एंटिटीज़ डब्बा ट्रेडिंग में इन्वॉल्व थी उनके लिए। डब्बा ट्रेडिंग एक इनफॉर्मल ट्रेडिंग होती है जो कि स्टॉक एक्सचेंजेस के बाहर हो रही होती है। ठीक है, इसको हमारे यहाँ पर अलाउ नहीं किया गया है, इसीलिए इन लोगों के लिए नोटिस जो है वो जारी किया गया है। इसको एक ऑफेंस माना जाता है किसके अंडर, जो हमारा सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट है 1956 के अंडर, उसके अंडर इसको हम एक ऑफेंस मानते हैं। शॉर्ट सेलिंग क्या होता है, ये अलग अलग तरीके की जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज होती हैं उसमें से एक स्ट्रैटेजी है शॉर्ट सेलिंग, जिसमें इन्वेस्टर जो है वो स्टॉक या फिर एसेट पर बेट करता है इस एक्सपेक्टेशन में कि फ्यूचर में प्राइसेस जो है वो कम हो जाएंगे। ठीक है, इन्वेस्टर जो है वो बोरो करता है शेयर्स को इस ये सोचकर कि फ्यूचर में इसके प्राइस कम हो जाएंगे और फिर यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो पेमेंट कर देंगे। तो अभी हमने क्या किया, सस्ते में शेयर्स ले लिए हैं, आगे जाकर तो हम इसको जब शेयर सेल करेंगे तो हमें प्रॉफिट होगा। ठीक है, ये होता है शॉर्ट सेलिंग। अब बात करते हैं फॉरेन ट्रेड पॉलिसी की। 2023 की जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी आई है ये अब हम इसकी चर्चा करेंगे। अभी जो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है इसने ये पॉलिसी को नोटिफाई किया है। अच्छा, तो इस पॉलिसी को जानना ज़रूरी है, चलो जानते हैं। नोटिफिकेशन कब आया है, 2023 में आया है। किसने लेकर आए हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आए हैं। ठीक है, किसके अभी कौन से एक्ट के अंडर इनको पावर मिली कि ये जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी बना सके, तो सेक्शन 5 ऑफ द फॉरेन ट्रेड डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 1992। क्या प्रिंसिपल्स हैं, तो ये बेस्ड है कंटिन्यूटी ऑफ टाइम टेस्टेड स्कीम्स पर कि हमें जैसे रेस्पॉन्सिवनेस कितनी रही हमारी ट्रेड के रिक्वायरमेंट में, पार्टनरशिप कितनी है हमारी एक्सपोर्टर्स के साथ में, ट्रस्ट कितना है, इन सब प्रिंसिपल्स को ये फॉलो करती हुई नज़र आ रही है। जो हमारी 15 से 20 तक की जो हमारी ट्रेड पॉलिसी थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया था 2023 के मार्च तक, क्योंकि पैंडेमिक के टाइम चल रहा था और उस टाइम पर पॉलिसी बनाना नामुमकिन हो गया था। ठीक है, एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा हाई रिकॉर्ड पे चल रहे थे इसीलिए। अच्छा, अब ये पॉलिसी की ज़रूरत क्यों थी, तो क्लियरली डिमार्केटेड हमें पॉलिसी चाहिए क्योंकि जिससे कि हम अपने एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा दे सकें, एक्सपोर्ट्स करने में ईजी रहे और जिससे कि ग्लोबल इकोनॉमी का हम बेनिफिट ले सकें। ओके, इसके साथ ही साथ हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारी प्रोफाइल कैसी है, एक्सपोर्ट बढ़े हैं क्या। यस, एक्सपोर्ट हमारे देखो ये बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। कितने बढ़े हैं ये अभी याद करने की ज़रूरत नहीं है, अभी हमारे प्रीलिम्स में ये नहीं पूछा जाएगा कि कितना हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा है, बट हाँ क्या बढ़ा है, हाँ ऑब्वियसली बढ़ता हुआ नज़र आया है। ओवरऑल ट्रेड डेफिसिट अगर हम देखते हैं तो वो भी बढ़ता हुआ नज़र आया है। ठीक है,
अगर एक्सपोर्ट टारगेट कितना है हमारा, तो 2030 में हम एक्सपोर्ट टारगेट है $2 ट्रिलियन तक का, ठीक है। अब यहाँ पर जो चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है वो ये आपको याद रखना है कि टॉप एक्सपोर्ट कमोडिटीज़ कौन कौन सी हैं इंडिया की। तो पेट्रोलियम, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स, राइस, केमिकल, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। इंपोर्ट क्या क्या करते हैं हम, कहाँ से करते हैं, सबसे ज़्यादा चाइना से, फिर यूएई से, फिर यूएसए से, रशिया से। एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा हम कहाँ करते हैं, तो यूएसए, फिर यूएई, नीदरलैंड एंड चाइना। 4 पिलर्स हैं जिस पर हमारी नई जो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी है जो कि टिकी हुई है। तो क्या है कि हम इंसेंटिव से टैक्स रिविजन की तरफ जाना चाह रहे हैं, ट्रेड फैसिलिटेशन को और बढ़ाना चाह रहे हैं, टेक्नोलॉजी की हेल्प से, ऑटोमेशन की हेल्प से एक्सपोर्ट प्रमोशन करना चाहते हैं, और कुछ इमर्जिंग एरियाज़ हैं जैसे ई कॉमर्स है, एक्सपोर्ट है, एक्सपोर्ट हब की तरह हम डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट बनाना चाह रहे हैं। तो ये हम कुछ एरिया से फोकस करना चाहते हैं। नेक्स्ट है ट्रेड फैसिलिटेशन एंड ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। तो इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए गए हैं, नेशनल कमेटी बनाई गई है ट्रेड फैसिलिटेशन पे, जो कि इम्प्लीमेंट करेगी WTO की जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है उसको। ये जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है WTO का, वो 2017 में आया था। जो रेड टेप के इशू रहता है बॉर्डर्स के अगेंस्ट में अक्रॉस, तो उसको ये सॉल्व करने के लिए लेकर आया गया था। इनिशिएटिव्स लेकर आए गए हैं DGFT के द्वारा। ये कौन है, तो डायरेक्टरेट जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड, ठीक है। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट को फैसिलिटेट करते हैं, ये कंसल्ट करते हैं अलग अलग एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल से, ट्रेड से, इंडस्ट्री बॉडीज से। निर्यात बंधु, ठीक है, जो कि इम्प्लीमेंट करे जाएगा जिससे कि नए नए पोटेंशियल एक्सपोर्टर्स को मेंटोर किया जा सके। इशुएंस ऑफ EIEC, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक इंपोर्टर एक्सपोर्टर कोड है जो इशू किया जाएगा। 10 कैरेक्टर का ये कोड रहता है। अगर कोई भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट हम करते हैं तो हमें ये ID ज़रूर चाहिए होती है। ई सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन, जिसमें हमें एक यूनिक नंबर दिया जाएगा, यूनिक डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर एंड QR कोड भी होगा। ऑनलाइन फैसिलिटी दी जाएगी जिसमें हम क्वालिटी कंट्रोल एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स जो है उसको सॉल्व करवा सकते हैं। इनिशिएटिव्स फॉर ट्रेड फैसिलिटेशन एट कस्टम्स, तो ई संचित जो कि पेपरलेस क्लियरेंस इन्वायरमेंट को क्रिएट करेगा। तुरंत कस्टम्स एंड तुरंत सुविधा केंद्र भी बनाए जाएंगे। टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंसी, उसको भी डेवलप किया जाएगा जिसमें एक्सपोर्ट प्रोडक्शन सेंटर्स को और ग्रो किया जाएगा। 750 करोड़ से ज़्यादा के गुड्स जो प्रोड्यूस कर रहे हैं ऐसे टाउन्स जो हैं उनको नोटिफाई किया जाएगा कि वो टाउन्स ऑफ एक्सपोर्ट एक्सीलेंसी हैं। नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट बात में हम करते हैं एक्सपोर्ट प्रमोशन इनिशिएटिव्स, जो कि FTP 2023 के द्वारा लिए जा रहे हैं। तो एक्सपोर्ट प्रमोशन क्या होता है, एक्सपोर्ट प्रमोशन का मतलब है ऐसे इनिशिएटिव्स जिससे हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट एक्टिविटीज़ को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं। इंटरनेशनल लेवल पर हम चाह रहे हैं कि एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा हो। कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं जिससे कि हम एक्सपोर्ट को प्रमोट कर सकें। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट्स हैं ना, हमारे इंडिया में जो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको हम एक्सपोर्ट हब्स बनाना चाहते हैं। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या है कि स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हम क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट्स को स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एक्सपोर्ट एक्शन प्लान्स बनाने की कोशिश की जा रही है। एक्सपोर्ट प्रमोशन आउटरीच प्रोग्राम्स लेकर आए हैं डिस्ट्रिक्ट्स में, जिसमें ब्रांडिंग, पैकेजिंग, डिज़ाइन, मार्केटिंग, इन सब पर फोकस किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट जो है वो फोकस करेंगे लॉजिस्टिक्स पर, कि टेस्ट होना चाहिए कि हमारे प्रोडक्ट किस तरीके से, मतलब क्वालिटी कंट्रोल पर भी कोशिश की जाएगी कि क्वालिटी कंट्रोल और इम्प्रूव हो सके। एक्सपोर्ट प्रमोशन ऑफ कैपिटल गुड्स स्कीम, इसका ऑब्जेक्टिव है कि कैपिटल गुड्स जो है उसके इंपोर्ट को हम फैसिलिटेट करें जिससे कि क्वालिटी गुड्स एंड सर्विसेज हम बना सकें, ठीक है। इसमें क्या होता है, कैपिटल गुड्स को 0 कस्टम ड्यूटी पर इंपोर्ट किया जाएगा। यहाँ पर मैन्युफैक्चरर, एक्सपोर्टर, मर्चेंट एक्सपोर्टर, सर्विस प्रोवाइडर्स ये सब एलिजिबल हैं, ये सब ये इंपोर्ट कर सकते हैं। एक्सपोर्ट प्रमोशन यूनिट्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पर क्या है कि ऐसी यूनिट जो एंटायर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को एक्सपोर्ट करती हैं वो सब इसमें एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है डीम्ड एक्सपोर्ट्स। डीम्ड एक्सपोर्ट्स क्या होता है, तो डीम्ड एक्सपोर्ट्स का मतलब है ऐसे ट्रांजैक्शंस जिसमें गुड्स को सप्लाई कर रहे हैं कि वो कंट्री को लीव नहीं करेंगी, कंट्री जो है कंट्री को नहीं छोड़ेंगी, जो गुड्स हमने सप्लाई किया वो कंट्री से बाहर नहीं जाएंगी और पेमेंट जो है वो इंडियन रुपीज़ में हमें मिलेंगे, ठीक है। इससे क्या है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स को हम और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं। दूसरे और कौन कौन से इनिशिएटिव्स लिए गए हैं भाई, तो क्वालिटी कंप्लेंट्स एंड ट्रेड डिस्प्यूट्स, जो इसके लिए कमेटी बना दी गई है जो कि इन ट्रेड डिस्प्यूट्स को सॉल्व करेगी टाइमली, ठीक है। ऐसा नहीं कि आज हमने डिस्प्यूट करा और 20 साल बाद इसका फैसला हो रहा है, कंसिलिएटरी नेचर का ये होगा। यहाँ पर 2 या 2 से ज़्यादा जो इंडियन एंटिटीज़ हैं
वो उनके बीच में कन्फ्लिक्ट्स हो रहा है उसको कवर नहीं किया जाएगा, इसमें फॉरेन एंटिटीज़ के साथ में भी कवर किया जाएगा। ठीक है, जो आपकी डिस्प्यूट्स जो है जो इंडियन एंटिटीज़ और फॉरेन एंटिटीज़ के बीच में हो रहा है उसको यहाँ पर देखा जाएगा। नेक्स्ट है प्रोमोटिंग क्रॉस बॉर्डर ट्रेड। डिजिटल इकोनॉमी में हम क्रॉस बॉर्डर ट्रेड को प्रमोट करने के लिए निर्यात बंधु स्कीम को लेकर आए हैं। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट हब्स बना रहे हैं। ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स को हम और प्रमोट कर रहे हैं पोस्टल रूट से, जिसको हम बोल रहे हैं डाकघर निर्यात केंद्र। फिर है ड्यूटी एग्जेम्पशन रिमिशन स्कीम्स, एडवांस अथोराइजेशन कर रहे हैं। इंपोर्ट जो है इसके अंडर वो एग्जेम्प्ट होंगे, उन्हें बेसिक कस्टम ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी एंड इतनी सारी जो ड्यूटीज़ पे करनी पड़ती हैं वो उनको पे करने से वो छुटकारा उनको मिल जाएगा। ड्यूटी फ्री इंपोर्ट अथोराइजेशन, यहाँ पर जो ड्यूटी है वो पे ही नहीं करनी है, जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है उससे उसको पे करने से वो एग्जेम्प्ट रहेंगे। स्कीम्स फॉर रिमिशन ऑफ ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स, ये जो है ये बहुत चर्चा में रही थी। इसमें क्या हो रहा है कि अगर आपने एक्सपोर्ट्स करते टाइम जो भी पेमेंट किया है कहीं अलग अलग जगह पे वो सब आपको रिफंड हो जाएगा। नेक्स्ट है स्कोमेट। स्कोमेट क्या है? स्पेशल केमिकल्स, ऑर्गेनिजम्स, मटेरियल्स, इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजीज़। यहाँ पर डुअल यूज़ आइटम्स का रेगुलेशन होगा, ठीक है, कि जिससे कि वो जिस काम के लिए वो चीज़ बनाई गई है बस उसी के लिए ये चीज़ यूज़ होनी चाहिए। ये इंडिया की नेशनल एक्सपोर्ट कंट्रोल लिस्ट जो है उसको हम स्कोमेट लिस्ट भी बोलते हैं। ये जो आइटम्स रेगुलेट इसमें कर रहे हैं वो किसके अंडर कर रहे हैं? वो कर रहे हैं प्रोविजन ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ एक्ट के अंडर इसको हम रेगुलेट करते हैं। स्कोमेट लिस्ट में जो आइटम्स इंक्लूडेड होते हैं उनको एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। ओके, अब बात करते हैं कि जो एक्सटर्नल सेक्टर हैं, एक्सटर्नल सेक्टर से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उसको देखते हैं। पहला है एमनेस्टी स्कीम। तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने कहा है कि जो केसेस हैं जो अभी इन्वेस्टिगेशन हो रहा है जिनका फ्रॉड की या फिर मिस डिक्लेरेशन ऑफ कैपिटल गुड्स की, उनको हम एमनेस्टी स्कीम के अंडर कवर नहीं करेंगे। ये स्कीम जो है ये न्यू फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हमारी जो आई है उसमें अनाउंस की गई है। इसमें क्या हो रहा है कि वन टाइम सेटलमेंट हो रहा है, जो भी डिफ़ॉल्ट अगर हो जा रहा है एक्सपोर्ट ऑब्लिगेशन में तो वन टाइम सेटलमेंट हो रहा है, इसमें कोई भी इंटरेस्ट पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है। WTO डिस्प्यूट सेटलमेंट सिस्टम की अगर हम बात करें तो अभी क्या हुआ है कि WTO पैनल ने अभी ऑब्जर्व किया कि इंडिया जो है वो ग्लोबल ट्रेडिंग रूल्स को वायलेट कर रहा है। जो अभी डिस्प्यूट हो रहा है यूरोपियन यूनियन, जापान, ताइवान के साथ में इंपोर्ट ड्यूटीज़ को लेकर, इसमें इंडिया ने कुछ रूलिंग्स जो हैं उसको वायलेट किया है, ऐसा WTO पैनल ने कहा है। ये सिस्टम जो है 1 जनवरी 1995 में आया था, जो कि गैट को इम्प्रूवमेंट को लेकर ही था। दो तरीके से डिस्प्यूट को यहाँ पर सॉल्व किया जाता है, या तो पार्टीज म्यूचुअली ही किसी सॉल्यूशन पे आ जाए या फिर सीधे हमें एडजुडिकेट करना पड़ता है। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। तो अभी क्या हुआ है कि लोग जाम इन द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो हुआ है इसके वजह से प्रोलिफिक एक्टिविटी हो रही है IFA में। IFA क्या है? इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट। 2017 में ये लॉन्च हुआ। यहाँ पर डेवलपिंग और लीस्ट डेवलप्ड WTO मेंबर्स की एक ग्रुप है जिसका एम होता है कि मल्टीलेटरल एग्रीमेंट हम डेवलप करेंगे इन्वेस्टमेंट को लेकर, ठीक है। इसमें इंडिया नहीं आता, इस ग्रुप में इंडिया नहीं आता, इतना आपको याद रखना है। नेक्स्ट है ग्लोबल सॉवरेन डेट राउंड टेबल। तो ये जो है इस इसने किया है कि इंफॉर्मेशन शेयरिंग है इसको और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, जिससे कि डेट रिस्ट्रक्चरिंग प्रोसेस जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव हो सके। यहाँ पर कॉमन अंडरस्टैंडिंग बनाने की ज़रूरत है कि जो की स्टेक होल्डर्स हैं जो डेट स्ट्रक्चरिंग में आते हैं उन सब के बीच में एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग बनाने की ज़रूरत है। इसको को चेयर करते हैं IMF, वर्ल्ड बैंक एंड हमारी प्यारी इंडिया भी। नेक्स्ट बात करेंगे अब हम लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहले है गिग इकोनॉमी। गिग इकोनॉमी ये क्या होता है? तो अभी हुआ ये है कि ब्लिंकिट डिलीवरी एजेंट्स जो हैं वो स्ट्राइक पर चले गए क्योंकि उनके पे स्ट्रक्चर में चेंजेस हो गए। तो प्रोटेस्ट जो है वो डार्क स्टोर्स में हो रहा है। डार्क स्टोर एक ब्रिक एंड मोर्टार लोकेशन होती है जो कि बंद हो गई है, ठीक है, अपनी ऑपरेशन जो है वो ख़त्म कर दिया, वो बंद हो गई है। ये प्रोटेस्ट दिखा रहे हैं कि कन्फ्लिक्ट हो रहा है आजकल फर्म्स और वर्कर्स जो हैं गिग इकोनॉमी में उनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो रहा है, ऐसा इस प्रोटेस्ट के ज़रिए हमें पता चल रहा है। बट मैम ये गिग इकोनॉमी होता क्या है? कौन होते हैं गिग वर्कर्स जो चर्चा में रहते हैं? जब भी पढ़ो तो गिग इकोनॉमी आ जाती है। इनके बारे में बता दूँ, चलो जानते हैं।
गिग इकोनॉमी क्या है? एक फ्री मार्केट सिस्टम है जहाँ पर टेम्पररी पोजीशंस कॉमन होती हैं, ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए कि आपको एक प्रोजेक्ट दे दिया, इस प्रोजेक्ट में आपने काम किया, आपका प्रोजेक्ट खत्म, बस अब हम आपके कौन, हम नहीं जानते आपको, आप नहीं जानते हमको। ये होती है गिग इकोनॉमी। ये वर्कर्स जो अपनी लाइवलीहुड को इंगेज रहते हैं, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का अरेंजमेंट नहीं होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ये काम करते हैं, एक प्रोजेक्ट लेते हैं, उस प्रोजेक्ट को ख़त्म करते हैं, उनका बस वहीं पर कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाता है। लगभग 77 लाख गिग वर्कर्स हैं इंडिया में। 56% न्यू एम्प्लॉयमेंट इसी से क्रिएट होता है गिग इकोनॉमी से, और लगभग 90 मिलियन जॉब्स को ये प्रोवाइड करते हैं। सबसे ज़्यादा गिग जो वर्क फोर्स है वो रिटेल, ट्रेड एंड सेल्स में लगे हुए हैं, फिर ट्रांसपोर्टेशन, फिर फाइनेंस और उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग एंड एजुकेशन में। अब इसमें सबसे ज़्यादा मीडियम स्किल जॉब्स मिल रही हैं, फिर मिल रही हैं लो स्किल जॉब्स एंड फिर मिल रही हैं हाई स्किल्ड जॉब्स। कुछ की टर्म्स जो कि गिग इकोनॉमी जो कि लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, इसमें है कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट। ये क्या होता है? तो यूनियन मिनिस्ट्री फॉर रूरल डेवलपमेंट ने कैप्टिव एम्प्लॉयमेंट इनिशिएट किया है अंडर दी दीन दयाल उपाध्याय कौशल योजना। एक कैप्टिव एम्प्लॉयर एक ऐसा एम्प्लॉयर होता है जो कि एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है कैंडिडेट्स के लिए अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, ट्रेनिंग देने के बाद में। यहाँ पर क्या एक प्लेसमेंट लिंक्ड स्किलिंग प्रोग्राम है, जो दीनदयाल उपाध्याय कौशल योजना है। ये प्लेसमेंट लिंक्ड स्किलिंग प्रोग्राम है जिसमें पहले हम स्किल देते हैं और उसके बाद में स्किल जब मिल जाती है पर्सन को तो उसको प्लेसमेंट देते हैं, उसको जॉब प्रोवाइड करते हैं। अब बात करते हैं इनोवेशन की, कि भाई इनोवेशन की फील्ड में, स्किल डेवलपमेंट की फील्ड में और एंटरप्रेन्योरशिप की फील्ड में क्या क्या हुआ है। तो सबसे पहले है स्टार्टअप फंडिंग इकोसिस्टम। क्यों है चर्चा में? तो रिसेंटली क्या हुआ है कि कुछ रिपोर्ट्स आई और उन रिपोर्ट्स ने हाईलाइट किया है कि जो अवेलेबिलिटी है ना फंड्स की, जो पैसा अवेलेबल हो रहा है ना वही कम हो गया है, वही अवेलेबिलिटी ही डिक्रीज हो गया है। मार्कर शोइंग फंडिंग अनअवेलेबिलिटी। इंडियन स्टार्टअप्स जो हैं वो उनमें जॉब लॉसेस देखने को मिल रहा है, उनके IPOs नहीं आ पा रहे हैं। Q1 में हमने बात की तो जो फंडिंग है वो $2 की रही, 75% जो लोअर है 2022 से। ओके, और बात करें तो हमारा जो ग्लोबल फैक्टर है जैसे कि हाई रेट है, इन्फ्लेशन है, तो इन सब की वजह से सबसे ज़्यादा नुकसान हमारे जो रहते हैं स्टार्टअप, उनको ये देखने को मिला है। अच्छा, स्टार्टअप में फंडिंग कैसे होती है? तो स्टार्टअप की फंडिंग में आपको ज़्यादा कुछ देखना नहीं है, आपको देखना है प्री सीड स्टेज होती है, ठीक है। प्री सीड स्टेज में बूट स्ट्रैपिंग कर सकते हैं, फ्रेंड्स एंड फैमिली से पैसा ले सकते हैं, ग्रांट्स और बेनिफिट्स मिल सकते हैं। सीरीज A एंड B में बात करें तो एंजल इन्वेस्टर्स आ सकते हैं जो पैसा हमें दे सकते हैं, वेंचर कैपिटल फंड्स आ सकते हैं, वेंचर डेट फंड्स भी आ सकते हैं जहाँ से हमें पैसा मिल सकता है। सीरीज C और उसके बाद में प्राइवेट इक्विटी फर्म्स और इन्वेस्टमेंट बैंकर से हम पैसा ले सकते हैं। IPO जा सकते हैं, IPO ला सकते हैं और फिर पब्लिक से भी पैसा बाद में हम ले सकते हैं। नेक्स्ट है स्टैंड अप इंडिया। क्यों है चर्चा में? तो अभी प्राइम मिनिस्टर ने स्टैंड अप इंडिया का जो रोल है, SC और ST कम्युनिटीज़, वीमन है, जॉब क्रिएशन है, 7 साल इनके पूरे हो गए, ये सारी बातें जो है इन्होंने एक्नॉलेज की हैं। स्टैंड अप इंडिया इकोसिस्टम की बात करें तो बैंक ब्रांच 1, 2, 3, 4 हैं, ठीक है। ये लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर है। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने सेंटर सिडबी से कनेक्ट करे और नाबार्ड से सेंटर कनेक्ट किया और इन सारे लोगों को पैसा मिलने लगा। इस स्कीम में क्या है कि 2016 में ये लॉन्च हुई है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसको लॉन्च किया है, 2025 तक ये स्कीम रहेगी। एंटरप्रेन्योरशिप को SC, ST और वीमन के बीच में ये फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। जो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक से उनके हर ब्रांच पर यहाँ से पैसा मिल सकता है, 10 से 100 लाख रुपए तक का जो पैसा है वो यहाँ से हर ब्रांच देगी, ठीक है। एप्लीकेंट जो हैं वो 10 लाख रुपये वर्किंग कैपिटल के जरिए ले सकते हैं। गवर्नमेंट जो है वो एलोकेट नहीं करेगी फंड्स को लोन के लिए अंडर स्टैंड अप इंडिया, ठीक है। ये जो हैं 3 पोटेंशियल वे से ले सकते हैं, डायरेक्टली ब्रांच से मिल सकती है, स्टैंड अप इंडिया पोर्टल से मिल सकते हैं, लीड डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स के पास से भी मिल सकती है। कौन कौन एलिजिबल होगा? 18 साल से बड़े जो SC, ST वीमन है वो एलिजिबल होंगे। लोन्स जो है ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स के लिए भी यहाँ से अवेलेबल होंगे। 51% स्टेक जो है वो SC, ST वीमन के पास ही जाना चाहिए जो नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज के लिए होंगे। बोरोवर्स जो है वो डिफ़ॉल्ट नहीं करेंगे, किसी बैंक से के साथ में उन्होंने डिफ़ॉल्ट ना किया हो, ये इसकी एक रिक्वायरमेंट है। एवरग्रीनिंग क्या होता है? एवरग्रीनिंग का मतलब होता है कि जो
पेटेंट है उसको हम क्या कर रहे हैं कि पेटेंट लाइफ जो ड्रग की है उसको एक्सटेंड कर दे रहे हैं। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं कि उसको उसमें हमने कुछ किया नहीं, कुछ चेंज नहीं किया है, बस उसमें क्या किया है, उसमें थोड़ा बहुत चेंजेस करके हम कह दे रहे हैं कि ये नया प्रोडक्ट हम लेके आए हैं, इसको हमारा पेटेंट दे दो। तो ऐसा नहीं होगा, ये जो चीज़ है ये एवरग्रीनिंग इसको कहते हैं और ये गलत है। ठीक है, जो हर पेटेंट का टर्म कितना होता है, 20 साल का होता है। छोटी मोटी चेंजेस करके आप कह दें ये नया प्रोडक्ट है, इसको पेटेंट चाहिए, तो वो नहीं होगा। ठीक है, पेटेंट्स लेने के लिए आपको क्या करना होगा, वो नोवल होना चाहिए नेचर में। ठीक है, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन के लिए वो अलाउ करें, उस इतना इंडस्ट्रियल लेवल पर उसका यूज़ हो सके। ठीक है, आउट ऑफ डोमेन होना चाहिए सेक्शन 3 और 4 जो IPA का है उससे, और इन्वेंटिव स्टेप होना चाहिए। किसी का आप ऐसे नहीं आपने चीटिंग कर ली किसी और की और ले आए नया प्रोडक्ट बनाकर, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर की फील्ड में क्या क्या हो रहा है। तो प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ अभी चर्चा में है, क्योंकि कैबिनेट ने एक प्लान जो है वो क्लियर किया है जिसमें 2 लाख प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ को, डेयरी और फिशरी कोऑपरेटिव्स को अगले 5 सालों में पूरे देश भर में सेट किया जाएगा। ये जो है इस्टेब्लिश करेंगे जो हमारे प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटीज़ हैं और जो डेयरी कोऑपरेटिव्स हैं हर अनकवर्ड पंचायत या विलेज में, और फिशरी कोऑपरेटिव को हर कोस्टल विलेज पंचायत में सेट किया जाएगा। ठीक है, ये जो डेयरी फिशरी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं इनको लिंक किया जाएगा उनके रेस्पेक्टिव डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल फेडरेशन से। कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो है वो बैंक नहीं होती, इसीलिए बैंक, बैंकर, बैंकिंग जैसे नाम यूज़ नहीं कर सकती हैं, इतना हमें याद रखना होगा। अब ये जो हमारी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी हैं ये लोएस्ट टियर है शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव सोसाइटी का। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है कि हमें पहले प्राइमरी एग्रीकल्चरल क्रेडिट सोसाइटी देखने को मिली है, इससे ऊपर होती है डिस्ट्रिक्ट वाली, उससे ऊपर होती है स्टेट वाली। ठीक है, ये शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करती हैं। लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चरल रूरल डेवलपमेंट बैंक होती हैं और फिर स्टेट और सेंट्रल बैंक्स होती हैं। ये क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म क्रेडिट प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट है साथी क्या है, सीड ट्रेसेबिलिटी ऑथेंटिकेशन एंड हॉलिस्टिक इन्वेंटरी पोर्टल। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चरल एंड फार्मर वेलफेयर ने साथी पोर्टल और मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। ये क्या है, ये एक सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम है। ये इसमें क्या होगा, सीड को ट्रेस किया जाएगा, ऑथेंटिकेट किया जाएगा, इन्वेंट्री को डिज़ाइन किया जाएगा, जिससे कि जो सीड प्रोडक्शन है, सीड क्वालिटी है, सीड सर्टिफिकेशन है, इसके जो चैलेंजेस होते हैं उसके साथ में हम डील कर सकें। इसको एक QR कोड से ट्रेस किया जाएगा, जिसको डेवलप किया है किसने, नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर ने। ठीक है, और थीम है उत्तम बीज समृद्ध किसान। इसमें 7 वर्टिकल्स होंगे सीड चेन के, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, सीड सर्टिफिकेशन, सीड लाइसेंसिंग, सीड कैटलॉग, डीलर टू फार्मर सेल एंड फार्मर रजिस्ट्रेशन, सीड DBT। सीड सर्टिफिकेशन इंडिया में कैसे होता है, तो ये एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं और अवेलेबल करते हैं, जनरल पब्लिक कंटिन्यूअस सप्लाई करते हैं, उनको हाई क्वालिटी सीड देते हैं हमारी जो पब्लिक है उसको। ठीक है, सीड जो है वैलिड सर्टिफिकेशन के साथ जो सीड होती हैं उन्हीं को हम बेच सकते हैं। ठीक है, लाइसेंस डीलर्स उन्हीं को बेचेंगे। ये लीगल स्टेटस जो है सीड सर्टिफिकेशन का वो देता है इनैक्टमेंट ऑफ सीड्स एक्ट 1966। सीड सर्टिफिकेशन वॉलंटरी होती है, लेकिन हाँ लेबलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कंपलसरी होती है। IPR एग्रीकल्चर में कैसे काम करता है, तो इंडिया पेटेंट एक्ट 1970 जो है वो पेटेंट देता है एग्रीकल्चरल टूल्स के लिए, मशीनरी के लिए, प्रोसेसेस के लिए जो एग्रीकल्चरल केमिकल्स बनाने के लिए यूज़ होती हैं। बहुत सारी प्लांट वैरायटी और फार्मर राइट्स एक्ट 2001 में तो जो फार्मर के राइट हैं कि वो नई वैरायटी के चीज़ों को बना सकते हैं, उनके राइट्स को प्रोटेक्ट किया गया है। नेक्स्ट है प्राइसेस ऑफ टॉप्स। अब ये टॉप्स क्या है, तो खरीफ अनियन क्रॉप प्राइसेस जो है उसमें बहुत ज़्यादा डेक्लाइन देखने को मिला है, क्योंकि सरप्लस प्रोडक्शन हो गया। प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो प्राइस तो कम हो ही जाएगी, यही देखने को मिला है। टॉप क्या है, टॉप मीन्स टोमेटो, अनियन, पोटैटो, ये तीनों को हम टॉप वेजिटेबल कहते हैं। ठीक है, ये जो इंडिया में सबसे ज़्यादा सबसे ज़्यादा उगाई जाने वाली सब्जियां हैं। सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया इन तीनों सब्जियों का, चाइना सबसे बड़ा, उसके बाद में इंडिया है। प्राइसेस जो है इनके फ्लक्चुएशंस बहुत ज़्यादा हमें देखने को मिलते हैं, कभी प्याज बहुत महंगा हो जाता है तो कभी टमाटर बहुत महंगा हो जाता है। अच्छा, रीजन्स क्या हैं, तो सीजनैलिटी है, इनका एक सीज़न होता है उसी में ये आते हैं, लेकिन पूरी साल भर खाए जाते हैं, तो इसमें इसीलिए इनका प्राइस जो है ऊपर नीचे होता रहता है। वेदर का कुछ अता पता नहीं रहता है, अभी तो क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो और भी गड़बड़ होती जा रही है। सर्विसेज भी इतनी अच्छी है नहीं। ठीक है, टेक्नोलॉजी बहुत कम है। अच्छा, कैसी कंडीशंस होनी चाहिए कि हम इन तीनों जो सब्जियां हैं इनको उगा सकें। टमाटर के लिए हमें टेम्परेचर चाहिए होता है 21 to 24 डिग्री सेल्सियस, और बहुत ज़्यादा अच्छी धूप चाहिए होगी। अनियन को उगाना है तो 30 to 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर
टेम्परेचर, पोटैटो को 22-24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर चाहिए होगा। रेनफॉल जो है 600 mm to 1500 mm चाहिए टोमेटो के लिए, 650 to 750 चाहिए अनियन के लिए, पोटैटो के लिए चाहिए 1200 to 2000 mm पर एनम। सीजन क्या है? मई जून नवंबर दिसंबर टोमेटो का है, अप्रैल में अक्टूबर नवंबर अनियन का है, हिल्स पे जैन फेब पोटैटो के लिए है और प्लेन्स पे अक्टूबर नवंबर है। सॉइल कैसी चाहिए? लोमी सॉइल चाहिए है तीनों के लिए, ठीक है। लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटका टमाटो के लिए है, अनियन के लिए महाराष्ट्र, कर्नाटका, मध्य प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश, यूपी, पंजाब रहता है पोटैटो के लिए। स्टोरेज और प्रोसेसिंग की बात करें तो ये फैसिलिटी ज़्यादा अच्छी है नहीं, ठीक है। 60% जो कैपेसिटी है कोल्ड स्टोरेज की वो सिर्फ यूपी, वेस्ट बंगाल और बिहार में ही है। बाकी स्टेट क्या करें भाई, कैसे स्टोर करें? तो ये काफ़ी ज़्यादा उलझने देखने को मिल रही हैं हमें इन चीज़ों को मैनेज करने के लिए। इनिशिएटिव्स क्या लिए गए हैं इन प्राइसेस को स्टेबल कैसे करें? तो ऑपरेशन ग्रीन्स चलाया गया, ग्रामीण एग्रीकल्चरल मार्केट, रूरल हाट लगाए जा रहे हैं, मिशन लेकर आए हैं इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर के लिए, फिर हम एग्रीकल्चरल मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर रूरल गोडाउन लेकर आए, प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड भी लेकर आए हैं। नेक्स्ट है एक्वाकल्चर सेक्टर। तो मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग जो है उन्होंने कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी अमेंडमेंट बिल 2023 को इंट्रोड्यूस कर दिया है। ये जो बिल है ये अमेंड करेगा कुछ प्रोविजंस को जो कि कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2005 के हैं। कुछ ऑफेंसेस को डिक्रिमिनलाइज करने की भी बात की गई है। 2005 में ये जो एक्ट है इसने कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी को इस्टेब्लिश किया था। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को और ज़्यादा प्रमोट किया जाएगा और फाइन ट्यूनिंग की जाएगी जो भी ऑपरेशनल प्रोसीजर होते हैं कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी के। यहाँ पर कुछ डेफिनेशंस दी गई हैं। इस बिल के अंदर एक्वाकल्चर को डिफाइन किया गया है कि जो फिश है, शेल फिश है, एल्गी है, कोई भी ऑर्गेनिज्म जो वाटर एनवायरनमेंट में रहते हैं उनको अगर आप ब्रीड कर रहे हैं, रेयर कर रहे हैं, हार्वेस्टिंग कर रहे हैं तो एक्वाकल्चर है। कोस्टल एक्वाकल्चर में क्या है कि रेयरिंग, कल्टीवेशन, किसी भी लाइफ स्टेज में फिश के अंदर ये सारी चीज़ें भी इंक्लूड होंगी जो कि सलाइन, आउटडोर, ब्रैकिश वाटर में है कोस्टल एरिया में, तो वो कोस्टल एक्वाकल्चर होगा। लेकिन इसमें फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर को इंक्लूड नहीं किया गया है। स्कोप की बात करें तो ये जो है जो वर्टिकल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, वर्टिकल से या फिर कोस्टल एक्वाकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रहे हैं वो सारे फार्म इसमें इंक्लूडेड होंगे। यहाँ पर कोस्टल एक्वाकल्चर एक्टिविटीज़ को हम इसमें इंक्लूड कर रहे हैं, इसको रेगुलेट करेंगे। तो अभी जो कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी है उसमें भी कई सारे चेंजेस लेकर आए हैं। अब बात करते हैं कि कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी क्या है। तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि कोस्टल एक्वाकल्चर अथॉरिटी एक्ट 2005 के अंडर बनी है। मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने इसको बनाया है, इसके अंडर काम करती है। चेन्नई, तमिलनाडु में इसका हेडक्वार्टर है जो कि कोस्टल एक्वाकल्चर को के सारे फंक्शंस को ये देखती है। 11 मेंबर्स इसमें होते हैं। अच्छा, इसमें जो है स्कोप और बढ़ा दिया गया है, फंक्शंस और बढ़ा दिए गए हैं इस अथॉरिटी के। कई सारे जो एक्ट थे, कई सारे ऐसी एक्टिविटीज़ थी जो पहले क्राइम कहा जाती थी, अब उनको डिक्रिमिनलाइज भी किया गया है। यहाँ पर एक ऑफिसर है जो कि अंडर सेक्रेटरी लेवल का होगा, वो एडजुडिकेट करेगा पेनाल्टीज़ के लिए। अब बात करते हैं कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ की टर्म्स और कंसेप्ट्स, जैसे कि बेसिक एनिमल हस्बेंड्री स्टैटिस्टिक्स 2022। ये जो है प्रोडक्शन एस्टिमेट देता है 4 मेजर लाइव स्टॉक प्रोडक्ट्स के। कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं वो? मिल्क, एग, मीट एंड वूल। इसमें इंफॉर्मेशन होती है जैसे लाइव स्टॉक पॉपुलेशन कितनी है, जो अभी लेटेस्ट 20th लाइव स्टॉक सेंसस हुआ उसके बेसिस पर इंफॉर्मेशन सारी प्रोवाइड की जाती है। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग इसको रिलीज़ करते हैं। क्रिस्प की बात करें तो रबर बोर्ड ने अभी एक मोबाइल ऐप क्रिस्प को लॉन्च किया है जो कि ग्रोअर्स को इन्फॉर्म करता है कि रबर कल्टीवेशन आप कैसे करेंगे। कई सारी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी ये प्रोवाइड करता हुआ नज़र आ रहा है। एनुअल पैंडेमिक प्रिपेयरनेस इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट ने अभी इसको रिलीज़ किया है। इसमें डिजीज़ सर्विलांस किया जाएगा, कई सारी डिजीज़ की एल्गोरिथम को बनाया जाएगा और रेगुलेशन कैसे करना है, इस रिसर्च डेवलपमेंट कैसे करना है, ये सब इसमें अब जो है अवेलेबल कराया जाएगा। वर्ल्ड बैंक फंडेड एनिमल हेल्थ सिस्टम सपोर्ट फॉर वन हेल्थ जो है ये अभी न्यूज़ में रहा। इसका एम है कि एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जिसमें एनिमल हेल्थ को और अच्छे से हम मैनेज कर पाएँ। ये 5 साल में इम्प्लीमेंट होगा और सेंट्रल सेक्टर स्कीम अभी ये है। कैनलाइजेशन क्या होता है? तो सेंटर ने अभी जो टेन्योर है इंडियन पोटास लिमिटेड का, उसका टेन्योर बढ़ा दिया है। ये एक कैनलाइजिंग एजेंसी है इंपोर्ट ऑफ यूरिया के लिए। कैनलाइजेशन ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का मतलब है कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो कम्युनिटीज़ का हो रहा है कुछ स्पेसिफाइड गवर्नमेंट एजेंसीज ही कर रही हैं। डिजी क्लेम क्या है? ये नेशनल क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल है जो डिजिटाइज करेगा क्लेम सेटलमेंट को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत। अब ये जो योजना है ये कॉम्प्रिहेंसिव
क्रॉप इंश्योरेंस है जो कि नॉन प्रिवेंटेबल नेचुरल रिस्क होते हैं उससे इंश्योर करती है, जिसमें प्रीमियम 2% हमें देना पड़ेगा खरीफ क्रॉप्स के लिए, 1.5% देना पड़ता है राबी क्रॉप्स के लिए और 5% हॉर्टिकल्चर एंड कॉमर्शियल क्रॉप के लिए प्रीमियम पे करना पड़ता है। नेशनल एग्रीकल्चरल हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट्स की बात करें तो आईकार जो है और वर्ल्ड बैंक है, दोनों ने मिलकर इशू किया है दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चरल एजुकेशन सिस्टम। ठीक है, ये 5 साल का प्रोजेक्ट है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये लाया गया है और इसका हेडक्वार्टर आईकार का न्यू दिल्ली में है, जिसमें हम क्या कर रहे हैं कि क्लाइमेट रिजिलेंट एग्रीकल्चरल एजुकेशन सिस्टम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट। ये जो IFAD है और जापान है, इन्होंने अनाउंस किया है कि इन्हांस लिंकेजेस को लॉन्च करेंगे प्राइवेट सेक्टर और स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर इनिशिएटिव में। नया फ्रेमवर्क बनाया जाएगा कैसे हम कोऑपरेशन कर सकते हैं स्मॉल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूसर्स के बीच में। ठीक है, फिर जो है पशुधन जागृति अभियान जो है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज़ के द्वारा लेकर आए गए हैं, जिसमें हम मिल्क और कैटल प्रोडक्टिविटी है इसको और ज़्यादा प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा इंडस्ट्री। अब हम इंडस्ट्री से रिलेटेड क्या क्या हुआ है उसको पढ़ते हैं। सबसे पहले है व्हीकल स्क्रैपेज। तो सेंटर ने अभी 3000 करोड़ स्क्रैपिंग करी है ओल्ड व्हीकल्स की। ठीक है, अंडर द स्कीम फॉर स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स। ठीक है, अब स्क्रैपिंग जो होती है उसकी प्रोसेस क्या है, पहले रजिस्ट्रेशन ही उसका ख़त्म कर दिया जाता है, तो डी रजिस्ट्रेशन होता है, डीपॉल्यूशन, डिसमेंटलिंग होती है, श्रेडिंग होती है, फिर इसको रिसाइकल कर दिया जाता है। व्हीकल स्क्रैपेज आखिर क्या होता है, तो इसमें जो एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स हैं उनको एलिमिनेट करा जाता है। ऐसे जो बिल्कुल कबाड़ा सी गाड़ियाँ जो चलती हैं जो बिल्कुल कचरा हो चुकी हैं लेकिन वो अभी रोड पर चल रही हैं, उनको ख़त्म करने की ये एक स्कीम है। इसमें जो है ऑन रोड एमिशन जो है उसको रिड्यूस किया जाएगा, बेटर एमिशन स्टैंडर्ड व्हीकल्स को ट्रांजिशन होगी और क्लोज मॉनिटरिंग हम कर पाएंगे। व्हीकल स्क्रैपेज पॉलिसी लैंडस्केप इन इंडिया ऑटोमोटिव इंडस्ट्री स्टैंडर्ड 129 2016 में आया था, जिसमें हम कलेक्शन कर रहे थे, डिसमेंटलिंग कर रहे थे, सेंटर्स बना रहे थे व्हीकल मैन्युफैक्चरर्स के लिए, बोल रहे थे कि वो ऐसे जो व्हीकल्स हैं जो डिसमेंटल होने के लिए हैं उनकी कैलकुलेशन करें। गाइडलाइंस लेकर आए इन्वायरमेंटली साउंड फैसिलिटीज़ के लिए कि कैसे हमें जो है रिसाइकिल करना है, ऐसी जो बिल्कुल बेकार गाड़ियाँ हो चुकी हैं उनको कैसे हमें रिसाइकिल करना पड़ेगा। वॉलंटरी व्हीकल फ्लीट मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम भी लेकर आए, जिसमें जो है फिटनेस टेस्ट देना पड़ता है गाड़ी का और अगर वो फेल हो जाती है तो फिर इसको स्क्रैप करने के लिए दे देना पड़ता है। फिर मोटर व्हीकल्स रजिस्ट्रेशन एंड फंक्शन ऑफ व्हीकल स्क्रैपिंग रूल्स, इसमें रिकॉग्नाइज किया जाता है व्हीकल स्क्रैपेज फैसिलिटी को। ये रिकॉग्नाइज व्हीकल स्क्रैपेज फैसिलिटी को सेट करने के लिए ये लाया गया था। फिर सेंट्रल मोटर व्हीकल्स अमेंडमेंट रूल्स लेकर आए गए हैं, जिसमें क्या है क्या किस तरीके से फिटनेस टेस्टिंग होगी, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, ये सारी चीज़ें इसमें व्हीकल्स से रिलेटेड की जाती हैं। नेक्स्ट है ई फार्मेसी सेक्टर। तो ये न्यूज़ में क्यों है, तो अभी एक शो हुई जिसकी वजह से जो है सेंट्रल जो शो कॉज नोटिस हुआ है जो कि इशू किया है सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने एक फार्मेसी कंपनीज़ के लिए, जिसमें बताया गया है कि उनके ऑपरेशन जो है वो लेजिटिमेट है या नहीं है। ई फार्मेसी कंपनीज़ के लिए ये नोटिस शो हुआ है। एक पार्लियामेंट्री पैनल जो है उन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से पूछा है कि वो फाइनलाइज़ करें ई फार्मेसी रूल्स के लिए कि ई फार्मेसी रूल्स क्या होंगे ये बताएं। तो ई फार्मेसी रूल्स के ड्राफ्ट आ चुके थे 2018 में। इसमें ई फार्मेसी को डिफ़ाइन किया गया है, प्राइवेसी जो है कि कहाँ से ई फार्मेसी पोर्टल जो है इन्फॉर्मेशन जनरेट हुई है ई फार्मेसी पोर्टल से वो डिस्क्लोज नहीं होनी चाहिए। रजिस्ट्रेशन जो है उनको लेना पड़ेगा, एक्ट को मानना पड़ेगा, इंस्पेक्शन होता रहेगा हर 2 साल में। एडवर्टाइजमेंट जो है वो किसी भी ड्रग की रेडियो टेलीविज़न पे नहीं कर सकते हैं। ई फार्मेसी सेक्टर की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा ग्रो हो रही है, 22% से ये ग्रोथ इसमें देखने को मिली है। लार्ज फार्मास्यूटिकल लैंडस्केप का ही एक छोटा सा ये पार्ट है। अब कौन से फैक्टर्स हैं जो कि इसको और ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं, तो इंटरनेट बहुत ज़्यादा, हर एक बच्चे के पास में अब इंटरनेट पहुंच गया है, लोग छोड़ बच्चे जो हैं वो भी इंटरनेट चला रहे हैं। इंडिया डिजिटल हो गई है, गवर्नमेंट सपोर्ट मिल रहा है, लाइफस्टाइल लोगों का बदल रहा है, इस वजह से बीमारियां बढ़ रही हैं। बूमिंग इंडियन इकोनॉमी है, डोमेस्टिक डिमांड में इंक्रीज आई है और पैंडेमिक अभी आ गया तो इनकी तो बल्ले बल्ले हो गई। ठीक है, एग्जिस्टिंग ई फार्मेसी मॉडल्स की अगर हम बात करें तो इन्वेंट्री बेस्ड मॉडल अभी एक है, ठीक है, जिसमें इन्वेंट्री होती है वही प्रोवाइड कर देती है। मार्केट प्लेस है जहाँ पर जो है एक मोबाइल ऐप के जरिए आप अलग अलग फार्मेसी से कनेक्ट हो पाते हैं। नेशनल डिवाइसेस पॉलिसी की बात करें 2023 की, तो कैबिनेट ने अभी इसको अप्रूवल दे दिया है। इसमें इंडिया को ग्लोबल लीडर बनाया जाएगा मैन्युफैक्चरिंग एंड इनोवेशन ऑफ मेडिकल डिवाइसेस में अगले आने वाले 25 सालों में। मेडिकल डिवाइसेस सेक्टर बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, 11 बिलियन से 50 बिलियन तक बढ़ेगा 2030 में। फैसिलिटेट करता है ऑर्डरली ग्रोथ हो सकती है मेडिकल डिवाइस सेक्टर की, जिससे पब्लिक हेल्थ ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको हम मीटअप कर पाएँ।
इसमें हम स्ट्रीम लाइनिंग की बात कर रहे हैं, सिंगल विंडो क्लियरेंस बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर और ज़्यादा बूस्टअप करेंगे जिससे कि ये जो डिवाइसेस अच्छे से बन सके, रिसर्च एंड डेवलपमेंट को और प्रमोट करेंगे, इन्वेस्टमेंट को और ज़्यादा इंकरेज करेंगे, ठीक है। पब्लिक से भी पैसा आएगा, प्राइवेट से भी आएगा। ह्यूमन रिसोर्स को और ज़्यादा डेवलप करने की ज़रूरत है। ब्रांड पोजिशनिंग अवेयरनेस को हम और ज़्यादा क्रिएट करेंगे। इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ की टर्म्स हैं, कंसेप्ट्स हैं जिनको अभी हमें पढ़ना है, जैसे कि ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम। तो अभी आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि जो प्लेटफॉर्म है इसने फाइनेंस किया है 35,000 फैक्टरिंग यूनिट्स को मंथली, ठीक है। फिर जो है ये जो आपका ट्रेड से ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, आरबीआई के द्वारा इनिशिएटिव ये लिया गया है 2014 में, जिसमें एमएसएमईज़ को फंडिंग दी जाती है, ठीक है। ओनली एमएसएमईज़ ही इसमें पार्टिसिपेट करते हैं सेलर के तरीके से। फिर केजीएफ की बात करें तो ये मूवी वाला केजीएफ नहीं है, ये क्या है, तो ऑस्ट्रेलियन रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी की यूनिक स्कीम है कि इलेक्ट्रिसिटी को वो जनरेट करेंगे कहाँ से, केजीएफ से। जो केजीएफ गोल्ड माइन है जो काम करना बंद कर चुकी हैं, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर की। इसमें बात करी जा रही है स्मार्ट सिटीज़ मिशन की। तो अभी जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं उन्होंने इन्फॉर्म किया है कि 86% जो फंड्स हैं वो यूटिलाइज हो चुके हैं, 69% जो प्रोजेक्ट्स हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं अंडर दी स्मार्ट सिटीज़ मिशन। ये जो मिशन है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, 2015 में लॉन्च हुई है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। मेन ऑब्जेक्टिव इसका है कि जो सिटीज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो प्रमोट करेंगे और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे, क्लीन सस्टेनेबल इन्वायरमेंट को हम बनाएंगे, स्मार्ट सॉल्यूशंस को लेकर आएंगे। इसके लिए 100 सिटीज़ को हमने सिलेक्ट किया था। सिटी को इम्प्रूवमेंट करेंगे, उसका रिन्यूअल करेंगे और एक्सटेंशन करेंगे। इसके लिए स्पेशल पर्पज़ व्हीकल भी बनाया गया है हर एक सिटी में। ओके, यहाँ पर 6 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं। कम्युनिटी को कोर पे रखा जाता है, जो भी प्लानिंग होती है कम्युनिटी को ध्यान में रखकर होती है, जो कम से ज़्यादा लेने की ज़रूरत है इसमें। फिर कॉम्पिटिटिव एंड फेडरलिज्म को प्रमोट किया जा रहा है, इंटीग्रेशन, इनोवेशन, सस्टेनेबिलिटी को प्रमोट कर रहे हैं, टेक्नोलॉजी का यूज़ हम कर रहे हैं और कन्वर्जेंस कर रहे हैं फाइनेंशियली और सेक्टोरियली भी। अच्छा, कुछ की टर्म्स हैं, क्या क्या, इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी। आरबीआई ने ये स्टेटस दिया है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को। ये एक नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग लोन कंपनी है जिसका मिनिमम 75% जितनी जो टोटल एसेट है 75% जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर लोन में लगी हुई होनी चाहिए। पोर्ट्स एंड शिपिंग की बात करें तो नेशनल लॉजिस्टिक्स पोर्टल मरीन, ठीक है, ये मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स एंड शिपिंग ने लॉन्च किया है सागर सेतु मोबाइल ऐप, ठीक है। ये एक नेशनल मैरीटाइम सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म है जो कि कंप्लीट करेगा एंड टू एंड लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसमें एक्सपोर्टर इंपोर्टर सर्विस प्रोवाइडर सबको हेल्प होती है। सिविल एविएशन की बात करें तो डिजी यात्रा, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने क्लैरिफाई किया है कि डिजी यात्रा प्रोसेस जो है इसमें कोई भी सेंट्रल स्टोरेज नहीं होगा पैसेंजर की पर्सनली आइडेंटिफिएबल इंफॉर्मेशन डेटा को, ठीक है, और ये जो डेटा है वो स्टोर होगा उनके स्मार्टफोन के वॉलेट में। डिजी यात्रा को इंट्रोड्यूस किया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन डिजी यात्रा फाउंडेशन ने। ये जो है फेशियल रिकॉग्निशन टेक्नोलॉजी जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में रही, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी रही, उसका ही यूज़ करता है और ये एक वॉलंटरी जो आपकी स्कीम है। रेलवेज़ की बात अगर हम करें तो चेनाब रेलवे ब्रिज जो है ये दुनिया भर का हाईएस्ट रेलवे ब्रिज है इंडिया का, और जो इंडिया में बन रहा है जो कि ऑपरेशनलाइज होगा 2024 तक। चेनाब रिवर पर ये बना हुआ है जो कि लाहौल वैली से निकलती है हिमाचल प्रदेश की, और ट्रिब्यूटरी है ये किसकी, इंडस ब्रिज की। ये जो आपके ब्रिज है ये उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के अलोंग रन करेगा जो कि जम्मू कश्मीर को इंडिया से जोड़ेगा, रेस्ट ऑफ द इंडिया से जोड़ेगा। फिर है रोडवेज, तो डकार डिक्लेरेशन ये क्या है, ये अडॉप्ट की गई है, इसने अडॉप्ट किया है 21 अफ्रीकन कंट्रीज़ ने जो डकार डिक्लेरेशन के प्रिंसिपल से इसको अडॉप्ट किया है, ठीक है। इसमें जो है डिकेड ऑफ एक्शन फॉर रोड सेफ्टी से रिलेटेड है, बस आपको इतना याद रखना है। डकार डिक्लेरेशन किससे रिलेटेड है, रोड सेफ्टी से रिलेटेड है। वाटरवेज की बात करें तो कोची वाटर मेट्रो अभी क्या है, इंडिया का फर्स्ट वाटरवेज मेट्रो कोची वाटर मेट्रो जो है इनॉग्रेट किया है हमारे पीएम ने। कोची वाटर मेट्रो एक इनोवेटिव सस्टेनेबल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है जो कि अलग अलग जो सिटी के पार्ट है उसको कनेक्ट करता हुआ नजर आएगा। और बात करें तो रोरो एक फेरी सर्विस है जो कि मुंबई, गोवा, केरला के अलग अलग जगह पर देखने को मिलती है। रोपैक्स भी फेरी सर्विस है जो मुंबई और मांडवा जो जगह है महाराष्ट्र में उसको कनेक्ट करते हुए नजर आती है।
अब हम बात कर लेते हैं पावर सेक्टर की। तो नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान 2022-27 आ चुका है, ठीक है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी ने इसका जो है तैयार किया है। सेक्शन 3 सब क्लॉज 4 ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 बता रहा है कि जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी है उसको एक नेशनल इलेक्ट्रिसिटी प्लान बनाना चाहिए नेशनल इलेक्ट्रिसिटी पॉलिसी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और ये हर 5 साल के लिए प्लान होना चाहिए और इसी को मानते हुए प्लान जो है अभी बनाया गया है। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी क्या है? ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003 के अंडर बनी है। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर सेक्टर से रिलेटेड कोई भी बात अगर होती है, कोई मैटर होता है, उसमें ये एडवाइस करती है, टेक्निकल स्टैंडर्ड्स एंड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को स्पेसिफाई करती है ये बॉडी। इसमें 14 मेंबर से ज़्यादा लोग नहीं होने चाहिए। इंडिया की अगर हम एनर्जी प्रोफाइल की बात करें तो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है? तो हमारी कोल लगभग आधी जितनी हमारी पावर आ रही है वो 51% तो कोल से ही आ रही है, 39% रिन्यूएबल से आ रही है, बाकी बची हुई लिग्नाइट, न्यूक्लियर एंड गैसेस से आ रही है। की हाईलाइट्स क्या है प्लान के? तो डिमांड, तो अभी इलेक्ट्रिसिटी डिमांड जो है वो बढ़ेगी 6% हर साल बढ़ेगी आने वाले 10 सालों में, ऐसा माना जा रहा है। इंस्टॉल कैपेसिटी का मैक्सिमम तरीके से यूटिलाइजेशन करना है। ग्रिड सिक्योरिटी, क्वालिटी, रिलायबिलिटी जो है वो और ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। टेक्नोलॉजी जो है अलग अलग टेक्नोलॉजी जो है उसका इफिशिएंटली यूज़ किया जाएगा, जैसे कि सुपर क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, इंटीग्रेशन, गैसिफिकेशन एक्सेट्रा। नेशनल गैस ग्रिड की बात करें तो बिहार पोर्शन जो है बरौनी गुवाहाटी पाइपलाइन का जो अभी बिहार को नेशनल गैस ग्रिड से कनेक्ट कर रहा है वो कंप्लीट हो चुका है। नेशनल गैस ग्रिड की अगर हम बात करें तो ये 33,764 किलोमीटर लंबी नेचुरल गैस पाइपलाइन नेटवर्क है जो कि कनेक्ट कर रही है मेजर सप्लाई एंड डिमांड सेंटर है कंट्री के, उनको ये कनेक्ट करते हुए नज़र आ रही है अंडर दी PNGRB। नेशनल गैस ग्रिड जो है कवर करती है जितने भी इंटरकनेक्टेड पाइपलाइन नेटवर्क्स हैं जो कि ओन्ड है IOCL, ONGC, GAIL के द्वारा, इन सबको ये कवर करती हुई नजर आएगी। ये ग्रिड जब पूरी तरीके से इस्टेब्लिश हो जाएगी, ये जो ग्रिड है, अब जो ग्रिड बन रही है ना, जब वो पूरी तरीके से बन जाएगी तो क्या होगा? पूरी तरीके से हम क्यों बना रहे हैं? देखो कोई चीज़ बनाते पैसा लगता है, क्यों पैसा लगा रहे हैं? पैसा हम इसलिए लगा रहे हैं जिससे कि जो नेचुरल गैस है, राइट, नेचुरल गैस पूरी की पूरी इंडिया में, पूरी कंट्री में हमें कहीं पर भी ईजिली अवेलेबल हो सके, ठीक है। जिससे कि हम जो क्रूड ऑयल जिसको इम्पोर्ट करते हैं, इतना पैसा लगाते हैं, उससे जो हमारा फॉरेक्स चला जाता है, उस पर जो डिपेंडेंट है ना, वो डिपेंडेंस हमारी कम हो जाए और हम नेचुरल गैस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कर सकें। इसके बाद 21,500 किलोमीटर तक की नेचुरल गैस पाइपलाइंस अभी भी ऑपरेशनल हैं और टोटल 13,500 किलोमीटर की लंबाई की जो पाइपलाइंस हैं वो अभी कंस्ट्रक्शन में चल रही हैं। अच्छा, इसके साथ साथ ही हमने और कौन से मेजर्स लिए हैं जिससे हम नेचुरल गैस की ग्रिड को डेवलप कर सकते हैं? इसके लिए आई थी प्रधानमंत्री ऊर्जा गंगा प्रोजेक्ट 2016 में, जिसमें हम कुकिंग गैस को हाउस होल्ड तक पहुंचा रहे थे। यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा में इसको हम जगदीशपुर, हल्दिया, बोकारो, ढमरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट भी बोलते हैं। नॉर्थ ईस्ट गैस ग्रिड की अगर हम बात करें 2020 में ये आई है 1656 किलोमीटर की लंबी पाइपलाइन, जिसका एम है कि 8 नॉर्थ ईस्टर्न जो हमारी स्टेट्स हैं उसको नेशनल गैस ग्रिड से जोड़ दिया जाए। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क की अगर हम बात करते हैं तो अभी ये 400 डिस्ट्रिक्ट से भी ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स को कवर कर रही है। कुछ इसके रिश्तेदार भी हैं। क्या रिश्तेदार हैं? रिवाइज्ड गैस प्राइसिंग नॉर्म्स। अभी क्या हुआ है, कैबिनेट ने अप्रूव किया है रिवाइज्ड डोमेस्टिक गैस प्राइसिंग गाइडलाइंस को किरित पारेख कमेटी के बेसिस पर। तो ये कमेटी किससे रिलेटेड है? गैस प्राइसिंग से रिलेटेड है। इतना ही इसमें आपको याद करना है। ओल्ड प्राइसिंग सिस्टम, न्यू प्राइसिंग सिस्टम, इसको भी समझते हैं। तो जो प्राइसेस जो हैं वो ओल्ड प्राइसिंग सिस्टम में रेट ऑफ गैस इंटरनेशनल मार्केट में कैसी थी उस पर बेस्ड होते थे। न्यू प्राइसिंग में जो 10% मंथली एवरेज जो इंडियन क्रूड बास्केट का रहता है वो प्राइस रहता है गैस का, इतना आपको याद रखना है। ये हाफ ईयरली बेसिस पर रहता था, ये मंथली बेसिस पर होता है। अच्छा, की टर्म्स एंड कंसेप्ट जो पावर सेक्टर से रिलेटेड हैं। हाई प्राइस डे अहेड मार्केट एंड सरप्लस पावर पोर्टल लॉन्च हो चुका है। इनिशिएटिव्स को लॉन्च किया है मिनिस्ट्री पावर में। भाई पावर सेक्टर की बात हो रही तो और कोई मिनिस्ट्री कहाँ से आ जाएगी? पावर सेक्टर की मिनिस्ट्री ही काम करेगी। हाँ जी, उन्होंने ही काम किया है। SP डैम सेगमेंट जो है पावर एक्सचेंज में, ये कॉस्टली पावर को, गैस बेस्ड जो पावर है उसको ऑफर करेंगे। इम्पोर्टेड कोल बेस्ड पावर प्लांट्स में भी ये जो है ऑफर करेंगे ये
पावर को। ये जो है ये पार्ट है ओवरऑल स्ट्रेटजी की, जिससे कि ऑल अवेलेबल पावर कैपेसिटी जो है उसका यूज़ किया जा सके। कई बार ऐसा होता है कि हमें पावर तो है पर उसका यूटिलाइजेशन अच्छे से नहीं हो पाया है, इसको इंश्योर ये करेंगे कि स्पेशल तरीके से हम इसका यूटिलाइजेशन कर सकें। नेक्स्ट है स्मार्ट मीटरिंग। तो हमारी जो COA है उन्होंने रिकमेंड किया है, COI ने रिकमेंड किया है कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर जो है वो लाइसेंस स्पेक्ट्रम बैंड्स का यूज़ करेंगे स्मार्ट ग्रिड मीटर्स की, क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अनलाइसेंस स्पेक्ट्रम जो है वो इनएक्सपेंसिव रहता है, वेरियर फ्री ऑप्शन रहता है, जिससे कम्युनिकेशन रिक्वायरमेंट मीट कर सकते हैं। अभी जो है 865 868 मेगाहर्ट्ज़ बैंड जो है वो उसका यूज़ होता है, इसको बिना लाइसेंस के हम यूज़ कर सकते हैं। स्मार्ट मीटर्स एडवांस मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन का एक पार्ट होगा, जो कि कंज्यूमर के इलेक्ट्रिसिटी यूजेस कितना हुआ है, इसको दिन में अलग अलग टाइम पर कितना यूज़ हो रहा है, इसको ये रिकॉर्ड करके एनर्जी सप्लायर तक पहुँचाएंगे। न्यूक्लियर लायबिलिटी की अगर हम बात करें तो अभी इलेक्ट्रिसिटी डे फ्रांस से सबमिटेड, इन्होंने सबमिट किया है एक ऑफर कि ये 6 नए न्यूक्लियर पावर रिएक्टर को महाराष्ट्र के जैतापुर में कंस्ट्रक्ट करेंगे। लेकिन जो इश्यूज़ हैं कि इंडिया की जो सिविल लायबिलिटी है न्यूक्लियर डैमेज एक्ट की, उसने इसको प्रोजेक्ट को होल्ड पर रखा हुआ है। जो न्यूक्लियर सिविल लायबिलिटी के जो लॉज हैं वो इंश्योर करते हैं कंपनसेशन जो है अवेलेबल रहे विक्टिम्स के लिए, जो न्यूक्लियर डैमेज से अगर उनको कोई डैमेज होता है तो इसके लिए कंपनसेशन मिलना चाहिए। ठीक है, जो इंडिया ने CLNDA को भी इनेक्ट किया है 2010 में, जिसमें स्पीडी कंपनसेशन मैकेनिज्म विक्टिम्स को पहुंचाया जाता है। अब चर्चा करते हैं कुछ की रिपोर्ट्स की जो अभी चर्चा में थी, जैसे कि लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023, जिसको लॉन्च किया है हमारी वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, ये बेंचमार्किंग टूल है जो कि कंट्रीज़ को हेल्प करती है कि वो चैलेंजेस अपॉर्चुनिटीज़ जो कि ट्रेड लॉजिस्टिक्स में फेस हो रही हैं उनको ये पहचान सके और जो भी इंप्रूवमेंट करना है वो कर सकें। 6 डायमेंशन में इसको रैंकिंग मिलती है, जैसे कस्टम परफॉर्मेंस, इंफ्रास्ट्रक्चर क्वालिटी, टाइमलीनेस ऑफ शिपमेंट्स। ठीक है, फाइंडिंग ये हुई है कि इंडिया की जो रैंक है 38 तक इंप्रूव हुई है, पहले 44 थी, अब ये रैंक जो है 38 हो चुकी है। इसको टॉप किया है सिंगापुर ने। अच्छा, फ्यूचर ऑफ जॉब्स रिपोर्ट 2023 इसको रिलीज किया है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने। ये ट्रैक करता है लेबर मार्केट इम्पैक्ट, जो 4th इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन से लेबर मार्केट पे क्या इम्पैक्ट आया है इसको ये ट्रैक करता है। ग्रीन एनर्जी ट्रांजिशन, सप्लाई चेन शिफ्ट, ये सब जो हो रहा है इससे लेबर पर क्या इम्पैक्ट आ रहा है इसको ये जो है ट्रैक करता है। बाय एनुअल सीरीज ये है कि कैसे जॉब और स्किल जो है इवॉल्व करेंगी अगले आने वाले नेक्स्ट 5 ईयर्स में। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक एंड स्टैटिस्टिक्स 2023 की बात करें, इसको वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने रिलीज़ किया है। इसमें बताया कि वर्ल्ड मर्केंटाइज ट्रेड वॉल्यूम जो है वो ग्रो होगा 1.7% से 2023 में। ठीक है, जो वैल्यू है वर्ल्ड कॉमर्शियल सर्विसेज की वो इंक्रीज होंगी 15% से। ठीक है, बिजनेस इन्वायरमेंट रैंकिंग्स की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंसी यूनिट इसको रिलीज़ करती है। ये मेजर करते हैं कि बिजनेस इन्वायरमेंट में कितनी अट्रैक्टिवनेस रह गई है 82 कंट्रीज़ में। सिंगापुर ने फिर से इसमें टॉप करा है। कुछ मिसलिनियस अगर हम बात करें तो स्वायत्त क्या है, ये है स्टार्टअप्स, वीमेन एंड यूथ एडवांटेज, थ्रू ई ट्रांजेक्शंस। ये फंक्शन जो है ये एक फंक्शन है कि कैसे ये जो स्वायत्त की सक्सेस है उसको याद किया गया। ये एक फंक्शन ऑर्गेनाइज किया गया है स्वायत्त जो है इसकी सक्सेस को याद करते हुए। कहाँ पर, ये एक इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का। स्वायत्त क्या है, ये लॉन्च हुआ है 2019 में। ठीक है, इसका एम है कि हम वेरियस कैटेगरी जो सेलर्स और सर्विसेज प्रोवाइडर्स के GEM पोर्टल में उनकी इंक्लूसिवनेस को सेलिब्रेट कर सके, प्रमोट कर सके। मिनी रत्न कैटेगरी फर्स्ट स्टेटस की अगर हम बात करें तो सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, इसको मिनी रत्न कैटेगरी 1 की स्टेटस मिल चुका है। ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट PSU है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के अंडर काम करती है। मिनी रत्न फर्स्ट स्टेटस जो है ये CPSE जो होती हैं जो प्रॉफिट पिछले 3 सालों में करती हैं, प्रॉफिट हो रहा है उनका, टैक्स प्रॉफिट 30 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा है पिछले 3 सालों में, किसी एक साल में भी, और पॉजिटिव नेटवर्थ है तो ये उन्हें मिनी रत्न स्टेटस मिल सकता है। बेनिफिट ये होगा कि ऑपरेशंस में ग्रेटर ऑटोनॉमी रहेगी, फाइनेंशियल पावर्स उनके पास रहेंगी इन्वेस्टमेंट की, इम्प्रूव्ड गवर्नमेंट कॉरपोरेशन गवर्नेंस एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। इसी के साथ में अब हमारी जो ये जो विजन IAS की जो पब्लिकेशंस होती हैं उसमें जो भी अगर कोई एरर रहती है उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए इन्होंने रेटा को पब्लिश किया है। और इसी के साथ में हमारा जो इकोनॉमी सेक्शन है वो आज हमने फाइनली कंप्लीट किया है। बहुत लंबा सा सेशन हो गया बट हम कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपको इसको करने के बाद में ये कॉन्फिडेंस तो आ ही गया होगा कि इकोनॉमी से आप कोई भी क्वेश्चन आ जाए हम सबको टैकल कर लेंगे। अगर इस लेवल का कॉन्फिडेंस बिल्ड हो चुका है तो आपको क्या करना है, बताने की ज़रूरत है क्या? वैसे तो नहीं, लेकिन फिर भी बता देती हूँ। आपको करना क्या है कि वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल को कर लो फटाफट से सब्सक्राइब, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे और आप उनको देखकर खुद को और अपडेट कर पाएँ।